Hi friends, welcome to the channel JIB and CIB Made Simple. So in this video, we are going to quickly revise our IT and DB, that is Information Technology and Digital Banking Module A as per our syllabus of CIB elective paper. तो CIB का जो elective paper है Information Technology and Digital Banking, उसके मॉड्यूल A को हम लोग क्विकली रिवाइज करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको बुलेट फॉर्म में दिया जाएगा, ताकि आप जो है बुलेट पॉइंट के फॉर्म में दिया जाएगा, ताकि आप क्विकली रिवाइज कर सकें मॉड्यूल A को। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। 4 यूनिट से मॉड्यूल A में जल्दी रिवाइज हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, कम समय में आप हम लोग कंप्लीटली रिवाइज कर लेंगे। राइट, सो देयर आर ओनली 4 यूनिट्स। सो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले यूनिट से। पहले देखिए डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। फिर दोस्तों और कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है कंप्यूटर का वो बताया जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट क्या क्या हुआ। फिर देखिए स्टेइंग होम पे प्रेफरेंस बढ़ गया, क्योंकि हमारा इंटरटेनमेंट और वर्क रिसोर्स घर पे ही एक्सेस होने लगा। रिमोट वर्क का फिजिबिलिटी बढ़ गया, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग सब होने लगे। फिर स्मार्ट होम का कंसेप्ट आया, कंफर्ट बढ़ा, इकोनॉमी बढ़ा, सिक्योरिटी बढ़ा। और फिर आता है हमारा ऑटोमेटेड टास्क, यानी कि विजिटर स्क्रीनिंग, प्लांट वाटरिंग, क्लाइमेट कंट्रोल, ये सभी ऑटोमेटेड टास्क हो गए। फिर सेल्फ ड्रिवन कार का कंसेप्ट आया, टेक्नोलॉजी को इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आया, कुछ सेफ्टी फीचर्स लाए गए, जैसे कि ड्राइवर को अलर्ट दिया गया। फिर ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स लाया गया। सो ये सभी हमारे सेल्फ ड्रिवन कार्स कहलाते हैं। फिर देखिए कुछ मोबाइल ऑफिस हुआ, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, IoT आया। IoT क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग को हम लोग IoT बोलते हैं। तो कनेक्टिविटी, एक्सटेंसिव कनेक्टिविटी बढ़ा, डिवाइस, होम, हेल्थ केयर। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट बढ़ा, क्योंकि बहुत सारे कनेक्टेड डिवाइस 2025 तक आ चुके थे। सिक्योरिटीज़ में कुछ चैलेंजेस आए। तो ये सब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़े टेक्नोलॉजी का। अब यदि हम बिजनेस और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में बात करें तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ा, ऑटोमेशन बढ़ा, और हमारा बिजनेस ऑपरेशन इंप्रूव हुआ, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे फाइनेंस हो या मार्केटिंग हो। लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ। कैसे? तो देखिए ग्लोबल लिविंग स्टैंडर्ड में राइज हुआ, पोटेंशियल ऑब्स्टिकल, क्योंकि वर्क आवर घटा, अर्ली रिटायरमेंट होने लगा। फिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात करें तो वेल्थ क्रिएशन हुआ, पॉवर्टी हुआ, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे एडवांस होते गए। लिविंग कंडीशन इंप्रूव हुआ फॉर द पुअर इन द फ्यूचर सोसाइटी। फिर मार्केट एक्सपेंशन भी एक पार्ट है, कि हमारा बायर सेलर इंटरेक्शन काफ़ी आसानी से हो सकता था डिजिटल मार्केट में, और मार्केटिंग कॉस्ट कम हुआ, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ा। ई कॉमर्स की बात करें तो ज्योग्राफिकल बैरियर जो था वो हमारा कम हो गया, 24/7 शॉपिंग बढ़ गया, रैपिड ग्रोथ हुआ कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केट। बात करें हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की तो देखिए हायरार्की हमारा कम हुआ, मिडिल मैनेजर बहुत कम हुए, कम्युनिकेशन हमारा बढ़ा। तो ये सभी इंपैक्ट थे हमारे बिजनेस में। यदि मनी पे इंपैक्ट की बात करें तो होम बेस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट आया, यानी कि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बिल पेमेंट, बजट ट्रैकिंग सब कुछ घर बैठे कंप्यूटर से कर सकते हैं। फिर फिजिकल करेंसी का डिक्लाइन हुआ। इससे आप फैमिलियर चीज़ है, बस मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। स्मार्ट कार्ड का यूज बढ़ा, मोबाइल पेमेंट ऐप का यूज बढ़ा। स्मार्ट कार्ड मेडिकल और शॉपिंग डेटा को भी स्टोर कर सकता है, जिसमें सिक्योरिटी फीचर आते हैं। फाइनेंशियल ऑटोमेशन बढ़ा, फाइनेंशियल डिसीजन मेकर कंप्यूटर होने लगे, स्टॉक ट्रेड्स को मैनेज करना कंप्यूटर के माध्यम से ईजी होने लगा। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, यानी आप इंटरनेशनल मनी मार्केट को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट ग्रोथ हुआ भारत में। डिमोनेटाइजेशन और कोविड-19 के कारण एक सर्ज हुआ था डिजिटल ट्रांजैक्शन में। क्रिप्टो करेंसी, तो ग्लोबल इकोनॉमी पे जो इंपैक्ट पड़ा और रेगुलेटरी चैलेंजेस पे इंपैक्ट पड़ा। मॉडर्नाइजेशन पेमेंट की बात करें तो रैपिड ग्रोथ हुआ हमारे ई पेमेंट सर्विस में और डिजिटल ट्रांजैक्शन में। यदि हम गवर्नमेंट पे इंपैक्ट की बात करें तो गवर्नमेंट का रोल IT डेवलपमेंट में, तो IT का प्रोलिफरेशन जो कस्टमर की डिमांड के दौरान आया था रेदर देन गवर्नमेंट फाइनेंस, तो कस्टमर का डिमांड जो बढ़ा, इस कारण से IT में प्रोलिफरेशन आया था। अब देखिए लिमिटेड कंट्रोल ओवर साइबर स्पेस, तो हुआ क्या है कि सेंसरशिप इन्फोर्स करने में डिफिकल्टी आ रही है, क्योंकि इंटरनेट बहुत वास्ट है और लॉ, रेगुलेशन, पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन सिटीजन के लिए इजी एक्सेस मिल गया है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। सिटीजन इनपुट एंड वोटिंग, यानी पब्लिक इनपुट बढ़ गया है इलेक्ट्रॉनिक पोलिंग के माध्यम से। ट्रांसपेरेंसी बढ़ गया है, ओपन सोसाइटी हो गए, यानी IT पॉलिटिशियन को रोकते हैं क्लोज सोसाइटी मेंटेन करने से। सोशल मीडिया जैसे कि प्लेटफॉर्म होता है पब्लिक एक्सप्रेशन और क्रिटिसिज्म के। सोशल मीडिया चैलेंजेस, तो सोशल मीडिया का मिसयूज क्रिमिनल के द्वारा किया जाता है, एंटी नेशनल एलिमेंट के द्वारा किया जाता है। सोशल मीडिया एथिक्स का इंट्रोडक्शन, एथिक्स कोड का जो इंट्रोडक्शन हुआ सोशल मीडिया एथिक्स कोड का, इन सब इशूज़ को एड्रेस करने के लिए। फिर एक होता है हमारा ICT और ई गवर्नेंस। क्या है कि गवर्नमेंट एफिशिएंसी बढ़ा है, रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ा है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा है, सिटीजन सर्विस डिलीवरी इनहांस हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी के माध्यम से। राइट, तो ये सभी हमारे बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट। तो हम लोग क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम रोक सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, उसको समन कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग ऑफ गुड बढ़ा है ट्रैकिंग के लिए और थेफ्ट प्रिवेंशन के लिए। सर्विलेंस बढ़ा है, यानी वीडियो कैमरा का यूज़ करके पब्लिक और प्राइवेट सर्विलेंस बढ़ा है, ये एक फ़ायदा हुआ है। उसके बाद दोस्तों क्राइम रेट कम हुआ है मॉनिटर्ड एरिया में। यदि हम मीडिया और एंटरटेनमेंट पे इम्पैक्ट की बात करें तो वर्चुअल रियलिटी, अल्ट्रा रियलिस्टिक सिमुलेशन का प्रेफरेंस ओवर द रियल वर्ल्ड। फ्यूचर वर्चुअल रियलिटी सिस्टम, जो कि हमें इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है,
यदि गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो गेमिंग इंडस्ट्री में मेजर इकोनॉमी इंपैक्ट हुआ है, क्योंकि हमारे गेमिंग इंडस्ट्री से एडवांसमेंट आया है। कुछ कैजुअल गेम का ग्रोथ हुआ है स्मार्टफोन पे, टैबलेट्स पे और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। कस्टमाइज मूवी यानी फैन जो है फिल्म को चेंज कर सकते हैं, नया वर्जन सेट कर सकते हैं, ये सभी फायदा हुआ है। अब बात करते हैं स्ट्रेटजिक इशूज एंड आईटी की। देखिए सबसे पहला है हमारा बिजनेस ड्राइवर, तो कंपटीशन बढ़ता है, कस्टमर का बिहेवियर चेंज होता है, शेयर होल्डर से प्रेशर आता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंप्रूवमेंट के लिए। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा इंक्रीज्ड कंपटीशन। एक तो मैंने आपको बताया कि बिजनेस ड्राइवर, फिर कंपटीशन बढ़ाता है, यानी कि सर्विस से सेल्स कल्चर में कन्वर्जन होता है, फोकस होता है एग्जिस्टिंग कस्टमर रिलेशनशिप पे, प्रायोरिटाइजेशन होता है हमारा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में जैसे कि हमारा RDBMS होता है, रीजनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, बेस्ड कस्टमर इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंडस्ट्री कंसोलिडेशन थ्रू मर्जर टू अचीव इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड इंटीग्रेशन ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर। कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हुआ कि हमारा सर्विस कन्वीनियंस का डिमांड बढ़ा, 24/7 अवेलेबिलिटी बहुत सारे चैनल के माध्यम से बढ़ गया। इंप्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी इन्वेस्टर बेटर परफॉर्मेंस डिमांड करते हैं क्योंकि वो इन्फॉर्म रहते हैं। और रेवेन्यू इन्हांसमेंट पे, कॉस्ट कंटेनमेंट पे, इन पे फोकस है इनका। IT कमिटमेंट की बात करें तो एक पॉइंट है हमारा नेटवर्क री इंजीनियरिंग। देखिए नेटवर्क री इंजीनियरिंग हुआ, माइग्रेशन हो गया ओपन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का इंप्लीमेंटेशन, DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन, लेगेसी मेन फ्रेम सिस्टम का डाउन साइजिंग एंड अपग्रेडिंग टू इंटीग्रेटेड नेटवर्क। तो ये सभी हमारे IT के कमिटमेंट्स हैं। तो बैंकिंग सर्विस की बात करें तो डिजिटल बैंकिंग में क्या हुआ कि बैंकिंग सर्विस जो है IT बेस्ड हो गया, IT नेवल हो गया और IT सेंट्रिक हो गया। नियो बैंक और डिजिटल बैंक के द्वारा चैलेंजेस पोज किए गए हमारे ट्रेडिशनल बैंकिंग को। यदि इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग की बात करें तो हमने अभी तक देख लिया कि क्या क्या इंपैक्ट पड़ा है अलग अलग पार्ट में। अब देखिए इंटरनेट बैंकिंग के अंदर बैंकिंग एक्टिविटीज़ आते हैं जिसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से। तो एक प्राइमरी बेनिफिट क्या है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका कम होता है, कि आप जो इंटरनेट से यदि ट्रांजेक्शन करते हैं वो सस्ता होता है एज कम्पेयर टू जो टेलर एट द ब्रांच हैंडल करता है। दूसरा फायदा है कि सर्विसेज आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट जैसा सर्विस आ चुका है, तो प्रिंटिंग, मेलिंग और प्रोसेसिंग पेपर बिल, इसका कॉस्ट बच गया। 1-to-1 मार्केटिंग हो गया है, यानी डिटेल कस्टमर डेटा के माध्यम से हम पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सभी बेनिफिट्स हैं। फिर कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट है वो देख लीजिए आप, तो वेटिंग टाइम कम हो गया है, राइट, वेटिंग टाइम कम हो गया है। फिर ईज एंड कन्वीनियंस बढ़ गया है, 24/7 अवेलेबिलिटी है, सेल्फ सर्विस चैनल है। ये सब आप बेसिकली ये सब सिंपल पॉइंट्स है जिसको आप एक बार देख लीजिए, दैट्स ऑल। बैंक के लिए क्या बेनिफिट है, प्रॉफिटेबिलिटी बैंक का बढ़ा है, ठीक है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ा है, बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है, कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म है, यानी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम हो गया है, पेपर वर्क कम हो गया है, मतलब हम वैसे एरिया तक रीच कर सकते हैं जहाँ पे ब्रांचेज नहीं है। फिर कस्टमर रिलेशनशिप इंप्रूव हुआ है। यदि मोबाइल बैंकिंग की बात करें, देखिए दोस्तों मोबाइल बैंकिंग क्या होता है, मोबाइल बैंकिंग कस्टमर को अलाउ करता है कि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कंडक्ट करे मोबाइल डिवाइस के माध्यम से। ये ऐप को यूटिलाइज करता है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि भीम हो गया, फोनपे हो गया, गूगल पे हो गया या पेटीएम हो गया, राइट। ट्रांजैक्शन की बात करें तो हम अकाउंट बैलेंस ऑप्टेन करेंगे, ट्रांजैक्शन लिस्ट ऑप्टेन करेंगे। इवोल्यूशन की बात करें तो पहले हमारा SMS बेस्ड अपडेट था, अब वो फुली फ्लेजेड बैंकिंग सर्विस में कन्वर्ट हो गया है। ये वेब सपोर्टेड स्मार्टफोन के द्वारा इनेबल होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ है हमारे मोबाइल बैंकिंग का। मोबाइल बैंकिंग का डेफिनेशन तो आप जानते ही होंगे, इसके अंदर सारा ट्रांजेक्शन आता है, चाहे वो डेबिट हो, क्रेडिट हो, मोबाइल डिवाइस के माध्यम से जो भी होता है। वो केवल रुपी बेस्ड सर्विस भारत के अंदर है और क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर प्रोहिबिटेड है। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मोबाइल बैंकिंग से क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर को प्रोहिबिट किया गया, अभी रोका गया है, राइट। और NPCI जो है स्टार 99 सर्विस ऑफर करती है फॉर एक्सेस ऑल बैंक। ऑनलाइन बैंकिंग का चैलेंज क्या है कि यूजर चैलेंज, मतलब कि जो नोविस यूजर होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं। दूसरा कारण है, दूसरा चैलेंज है सिक्योरिटी का, तो हैकिंग से ससेप्टेबल होता है, ठीक है। इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि आप डेटा प्लान को यूज करें, ना कि पब्लिक वाईफाई को यूज करें, राइट। फिर इंटरनेट डिपेंडेंस पे मतलब कि रिलायबल कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव है ई बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए, तो पहला है हमारा IT एक्ट 2000, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन का लीगल रिकॉग्निशन मिला। RBI ने ई बैंकिंग चैलेंजेस को इंश्योर किया कि जो हमारे ई बैंकिंग के चैलेंजेस हैं वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थ्रेट ना करें। फिर IT विजन डॉक्यूमेंट आया हमारा 2011 से लेकर 2017 तक का, इसने IT यूजेस को इन्हांस किया बैंकिंग में। फिर हमारा कुछ सिक्योरिटी मेजर लिया गया जिसके द्वारा हम लोगों ने ऑनलाइन बैंकिंग सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया। NPCI का क्या रोल है, इसने मोबाइल बैंकिंग सर्विस और IMPS चैनल को एक्सपेंड किया है। NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब देखिए NPCI का और UPI ट्रांजेक्शन की बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आप जानते ही होंगे UPI होता है, NPCI के द्वारा डेवलप किया गया है इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट के लिए, और इसको RBI रेगुलेट करती है, आपको जानकारी होगा। इसमें कुछ ऐप होते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, NPCI और भीम पे। दोस्तों यदि आपका IT सब्जेक्ट इलेक्टिव पेपर है, ऑब्वियसली आपका होगा तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो और आपको यदि MCQs की रिक्वायरमेंट है,
क्विजेस की रिक्वायरमेंट है और यदि थ्योरी इस तरह के कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो हमारे कैप्सूल कोर्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं। कैप्सूल कोर्स के अंदर आपको दोस्तों इस प्रकार का क्विक रिवीजन पीडीएफ मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों कैप्सूल पीडीएफ के अंदर आपको कुछ एमसीक्यूज में प्रोवाइड कर दूंगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्विजेस प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसको यदि आप एक्सेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें मुझे इस नंबर पर डिटेल जानकारी के लिए, या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहां पे मैंने कैप्सूल कोर्स का लिंक दे रखा है। चलिए ग्रोथ की बात कर सकते हैं। आप देखिए आईटी का ग्रोथ कैसे हुआ है। मई 2021 में 150 मिलियन मंथली यूजर थे, जो कि एम हो रहा था कि 2025 तक 500 मिलियन हो जाएगा। और यूपीआई शेयर जो डिजिटल ट्रांजैक्शन में है वो 23% से बढ़कर 55% हो गया है। मोबाइल ट्रांजैक्शन 1.12 बिलियन से बढ़कर 3.7 बिलियन हो गया। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्रोथ है। इंटरनेशनलाइजेशन की बात करें तो एमओयूज कुछ बनाया गया, यूपीआई एक्सपेंशन इन कंट्री लाइक यूके, सिंगापुर, यूएई एटीसी। पावर मैनेजमेंट तो ऑन डिवाइस वॉलेट जो है लो वैल्यू ट्रांजैक्शन को हैंडल करेगा, जिससे बैंक पे लोड कम होगा। फिर दोस्तों फ्यूचर ट्रेंड की बात करें तो ई बैंकिंग बढ़ गया है। एंटिसिपेशन है कि हमारा डिजिटल करेंसी का इवॉल्व होगा। अब देखिए कुछ एडवांस एटीएम का टेक्नोलॉजी जैसे कि वेब इनेबल एटीएम होता है, ये कुछ सर्विस ऑफर करता है कि आप ईमेल चेक कर सकते हैं, कंसर्ट टिकट बाय कर सकते हैं, बायोमेट्रिक यानी इरिस, फिंगरप्रिंट, रेटिना को यूज कर सकते हैं कस्टमर को आइडेंटिफिकेशन के लिए। राइट, दिस आर द पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर एक होता है हमारा पिनलेस एटीएम, यानी ट्रांजेक्शन आप करवा सकते हैं वॉइस कमांड के माध्यम से या बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन के माध्यम से। एक होता है हमारा ईज रिफॉर्म, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म, इसको समझ पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, ताकि क्लीन और स्मार्ट बैंकिंग हो। क्लीन का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लीन क्या हो हमारा? क्रेडिट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। स्मार्ट क्या होता है? स्पीडी, मल्टी चैनल, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, रिस्पॉन्सिव टेक्नोलॉजी, इनहांस सर्विस। ठीक है, तो ईज 4.0 रिलीज हुआ था अगस्त 2021 में। आपने ईज 1.0, ईज 2.0, ईज 3.0 ये सब आया है। टच पॉइंट और इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी की बात करें तो कैश मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। ये इंटरनेशनल करेंसी रेट को मॉनिटर करेगा और ट्रेड फाइनेंस को मैनेज करेगा। अलर्ट और रिमाइंडर सेंड करेगा अक्रॉस डिवाइस। इसके पास क्षमता होती है कि वो ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर सकता है किसी भी समय पर ग्लोबली। और कुछ एआई पावर चैटबॉट के बारे में नाम लिखा गया है, इसको एक बार देख लीजिए, जैसे कि एसबीआई का एसआईए, एचडीएफसी बैंक का ईवा। ये कस्टमर की इंक्वायरी को हैंडल करता है, टास्क को हैंडल करता है। बात करें हम लोग एक टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्कफोर्स प्रिपेयर करने का और वर्क फ्रॉम होम प्रिपेयर करने का। पहला पॉइंट बताया जा रहा है कि जॉब के रिक्वायरमेंट में शिफ्ट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इसका मीनिंग ये हुआ कि आईटी स्किल का नीड बढ़ा है, हाई लेवल कॉग्निटिव एबिलिटीज की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, रूटीन टास्क को रिप्लेस किया गया है कॉम्प्लेक्स टास्क के द्वारा, जिसमें एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए। जैसे बैंक एम्प्लॉय ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टास्क हैंडल करते हैं, जैसे कि मनी मार्केट अकाउंट। वर्कफोर्स फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिमोट वर्क और टेलीकम्युनिकेटिंग बढ़ा है। इसके कारण क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी बढ़ा है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है और हाई मोरल हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन के कारण, इंटरनेट के कारण क्या क्या है कि नेशनल बॉर्डर रिमूव कर दिया है, अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट किया है, चैलेंजेस प्रेजेंट किया है डिजिटल इकोनॉमी के लिए। कोविड-19 के दौरान बात करें तो ट्रांजिशन क्या है, बहुत सारे इंप्लॉय को रिमोट वर्क में बेनिफिट क्या क्या होता है, जैसे कि कॉस्ट सेविंग होता है, एम्प्लॉय रिटेंशन बढ़ता है। कंप्यूटर सिस्टम इन बैंकिंग की बात करें तो बेनिफिट होता है जैसे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ना, बेटर टाइम मैनेजमेंट, ये तो बेसिक चीज़ है। राइट, अब देखिए कंप्यूटर बहुत ही जरूरी है बहुत सारे टास्क के लिए, जैसे इन्वेस्टमेंट से लेकर डिजाइनिंग, ऑब्जेक्ट को डिजाइन करना। तो की कंपोनेंट है सीपीयू, इसका दो पार्ट होता है, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये सभी की कंपोनेंट्स माने जाते हैं। सीपीयू, मेमोरी यूनिट, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। हिस्टोरिकल रेफरेंस की बात करें तो चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन एक प्रीकर्सर है मॉडर्न कंप्यूटर का। बेसिक फंक्शन की बात करें कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का, तो पहला इनपुट आएगा, वो फैक्ट, डेटा और इंस्ट्रक्शन रिसीव करेगा। दूसरा मेमोरी आएगा जो कि रिसीव्ड फैक्ट को स्टोर करेगा जब तक जरूरत ना हो। तीसरा हमारा अर्थमेटिक लॉजिक आता है जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा और कंपैरिजन परफॉर्म करेगा सीपीयू में। फिर हमारा कंट्रोल आएगा, वो सेलेक्ट करेगा, इंटरप्रेट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शन को ताकि ओवरऑल कंट्रोल को मेंटेन कर सके। और फिर फाइनली हमारा क्या आएगा, आउटपुट आएगा, यानी रिजल्ट को कम्युनिकेट करेगा। तो इनपुट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक, कंट्रोल और आउटपुट, ये 5 एलिमेंट याद रखिएगा, 5 बेसिक फंक्शन है हमारा कंप्यूटर का, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का। अब देखिए जनरेशन की बात करें तो पहला जनरेशन कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब था, इसका मेमोरी बहुत कम था, स्लो था। देखिए इस तरह का जो कंटेंट है ना, आप देख सकते हैं एकदम पिन पॉइंटेड कंटेंट है, कुछ भी डाइवर्जन नहीं है। जो मेन पॉइंट है जिसको आपको पढ़ के जाना है, दैट्स ऑल। बुक में आपको लंबा लंबा पैराग्राफ मिलेगा, उसमें आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और ये मैं काम आपके लिए कर रहा हूं कि आपको मैं ये बता रहा हूं कि इतना आप पढ़ के जाइए, निश्चित रूप से आपका आईटी डीबी तो निकलेगा ही निकलेगा पेपर। चलिए फिर हम लोग मेमोरी की बात करें तो स्मॉल मेमोरी होता है, स्लो मेमोरी होता है। ठीक है, फिर की डेवलपमेंट की बात करें तो स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट दिया गया जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा, ये की डेवलपमेंट है, स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर हमारा आता है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो टेक्नोलॉजी, इसमें ट्रांजिस्टर या मैग्नेटिक कोर स्टोरेज का यूज होता है। एडवांटेज क्या है कि रिलायबल है, फास्टर है, लेस हीट होता है और स्पेस कंजम्पशन है। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि फॉर्ट्रैन और कोबॉल सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का बेस्ट एग्जांपल है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे सिलिकॉन ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी को यूज किया जाता है थर्ड जनरेशन में। इसमें फास्टर स्विचिंग हुआ, रिलायबिलिटी बढ़ा, पावरफुल सीपीयू लाया गया और सेमीकंडक्टर का मेमोरी यूज हुआ। कैपेसिटी जो है सीपीयू 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कैपेबल, उतना इंस्ट्रक्शन को ले सकता था, कैपेबल था उसके लिए। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट
है जिसको हम लोग VLSI बोलते हैं। डेवलपमेंट क्या हुआ कि पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर बना, PCs बने, फिर डिसेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम बना, कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, माउस, हैंडहेल्ड डिवाइस, इंक्रीज पोर्टेबिलिटी और स्मॉल साइज। ये सभी हमारे 4th जनरेशन कंप्यूटर के बहुत बहुत अच्छे एडवांटेजेस हैं। फिर हमारा नेक्स्ट जनरेशन आता है वो 5th जनरेशन, यानी कि अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ULSI। इसमें क्या हुआ, इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग हुआ, नॉलेज बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंप्रूव्ड ह्यूमन मशीन इंटरफेस, NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और फिर उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका गोल क्या है कि जो डिवाइस नेचुरल लैंग्वेज इनपुट से रिस्पॉन्ड कर सके। और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो 6th जनरेशन आने वाले क्वांटम कंप्यूटिंग बोलते हैं, लेकिन अभी भी हमारे डेवलपमेंट स्टेज में है। यदि हम बात करें कंप्यूटर क्लासिफिकेशन की तो एक होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, यानी कि कंटिन्यूस फिजिकल मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है। तो जैसे कि पेट्रोल पंप मीटर हो गया, कार स्पीडोमीटर हो गया, ये आपको अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस वेरिएबल प्रोसेसिंग होता है। एक होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, ये नंबर पे ऑपरेट होता है, कैरेक्टर पे ऑपरेट होता है, जिसको हम लोग डिजिट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। इसका एक्यूरेसी ये ज़्यादा प्रिसाइज होता है, ठीक है, जिसका एज कम्पेयर टू दिस इज मोर प्रिसाइज देन एनालॉग कंप्यूटर। इसको हम लोग साइंटिफिक और बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग में यूज करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है कि इसके अंदर दोनों का फीचर होता है, डिजिटल का भी, एनालॉग का भी, स्पेशलाइज टास्क के लिए। कुछ होता है हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ये क्या होता है, तो ये डेडिकेटेड होता है कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए, जिसमें बिल्ट इन इंस्ट्रक्शन डाला जाता है। इसका बेनिफिट ये है कि एफिशिएंसी बढ़ता है, हमें रिजल्ट क्विकली प्रोवाइड करता है, एफिशिएंटली प्रोवाइड करता है। ये इसमें वर्सैटिलिटी नहीं होता है, इसको हम इजीली अडेप्ट नहीं कर सकते दूसरे पर्पस के लिए। कुछ हमारा होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, यानी कि इसका पर्पस क्या है, इसको हम लोग वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन में यूज करते हैं, चाहे साइंटिफिक हो, बिजनेस फील्ड हो, फ्लेक्सिबिलिटी, ये बहुत सारा टास्क परफॉर्म कर सकता है। हम लोग जनरल पर्पस कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद दोस्तों स्पीड और स्टोरेज की बात करें तो स्पीड क्रिटिकल होता है साइंटिफिक एप्लीकेशन में, और स्टोरेज कैपेसिटी भी क्रिटिकल होता है बिजनेस एप्लीकेशन में। दोस्तों डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग और मेथड की बात करें तो डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर होता है ये समझ लीजिए। तो डेटा हमारा रॉ होता है इंडिविजुअली, यदि इसकी बात करें तो मीनिंगलेस फैक्ट है डेटा। और इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि जो हमने मीनिंग डिराइव किया प्रोसेस डेटा से, यानी डेटा को हमने प्रोसेस किया और उसे जो हमने मीनिंग डिराइव किया उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये हमें कंटेक्चुअली रिलेवेंट इंसाइट प्रोवाइड करता है। यदि हम डेटा प्रोसेसिंग की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं और फैक्ट को डिसेमिनेट कर रहे हैं, जो कि हमारे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है। इसका एप्लीकेशन कमर्शियल होगा, डेटा एनालिसिस में होगा, डेटा प्रोसेसिंग का। यदि हम बात करें इसका एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज के अक्रॉस, तो आप देख सकते हैं बहुत सारा यूजेज है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, मेट्रोलॉजी, सभी जगह यूज है। बेसिक स्टेप की बात करें डेटा प्रोसेसिंग का, तो पहले एक हमारा इनपुट होगा, यानी हमने डेटा रिसीव किया, फिर हमारा होगा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि हमने मैनिपुलेट किया, डेटा को एनालाइज किया, फिर हमारा आउटपुट निकला, यानी कि हमने जो भी हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस किया है उसको हमने प्रेजेंट किया। इनपुट में हम लोग रिसीव करते हैं, प्रोसेस के अंदर उसको मैनिपुलेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं और फाइनली उसको आउटपुट देते हैं। कंप्यूटराइज डेटा प्रोसेसिंग की बात करें तो फाइल यानी कि मास्टर फाइल यानी कि परमानेंट डेटा, और एक होता है ट्रांजैक्शन फाइल, जो कि हमारा देखिए दो तरह का फाइल होता है, याद रखिएगा, एक होता है मास्टर फाइल और एक होता है हमारा ट्रांजैक्शन फाइल। मास्टर फाइल परमानेंट डेटा होता है, ट्रांजैक्शन फाइल हमारा टेम्पररी डेटा होता है। जैसे कि पेरोल सिस्टम है, जो कि मास्टर फाइल मेंटेन किया जिसमें एम्प्लॉय का डिटेल है, और ट्रांजैक्शन फाइल मेंटेन किया है मंथली वर्क आवर। तो ये जो मंथली वर्क आवर है ये टेम्पररी डेटा है, क्योंकि हर एक महीना ये चेंज होगा, राइट। डेटा प्रोसेसिंग की मेथड की बात करें तो पहला होता है क्लासिफिकेशन, डिपेंड करता है कि कैसे एप्लीकेशन ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर रहा है, तो यूटिलाइजिंग मेथड सूट करता है स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन नीड को। एक होता है हमारा बैच प्रोसेसिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। बैच प्रोसेसिंग एक मेथड होता है जहां पे सिमिलर ट्रांजैक्शन को हम ग्रुप करते हैं एक साथ और सीक्वेंशियली प्रोसेस करते हैं बिना किसी इंटरप्शन का। इसका यूजेस होता है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में, जैसे कि हमें बैंकिंग करना है, जैसे कि इंटरनेट कैलकुलेशन करना है, चार्जेस करना है, आउटसाइड बिजनेस आवर, ठीक है। तो ये सभी में यूज होता है हमारा बैच प्रोसेसिंग का। मतलब हम लोग क्या करते हैं, क्लबिंग करते हैं, यानी जो सिमिलर ट्रांजैक्शन होता है उसको ग्रुप कर देते हैं और उसको सीक्वेंशियली प्रोसेस करते हैं बिना किसी इंटरप्शन का। इफ यू टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ बैच कॉस्टिंग, बैच सिस्टम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस इज कलेक्टिंग एंड सॉर्टिंग, यानी डॉक्यूमेंट को हम कलेक्ट करेंगे और बाय टाइप उसे सॉर्ट करेंगे, और प्रत्येक टाइप जो है एक सेपरेट बैच फॉर्म करेगा, जिसको हम स्प्लिट भी कर सकते हैं यदि वो बहुत बड़ा हो तो। मतलब पहले हमने कलेक्ट किया, डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया, फिर उसको हमने सॉर्ट किया टाइप के हिसाब से, और सॉर्टिंग करने के बाद जो है एक सेपरेट बैच बनाया प्रत्येक टाइप का, जो कि हम स्प्लिट भी कर सकते हैं यदि वो लार्ज हो। तो पहले हमने क्या किया, पहला पॉइंट क्या था, कलेक्शन एंड सॉर्टिंग। दूसरा पॉइंट होता है हमारा, दूसरा स्टेप होता है हमारा ब्रांच एंट्री, प्रत्येक बैच को एक हेडर असाइन किया जाएगा, जिसे बैच नंबर, बैच टाइप, डॉक्यूमेंट काउंट सब कुछ लिखा होगा। इसको हम लोग कंप्यूटर में इंटर करेंगे, जहां पे डेटा को ट्रांजैक्शन फाइल में लिखा जाएगा। अभी मैंने आपको ट्रांजैक्शन फाइल के बारे में बताया था, याद है आपको, टेम्पररी डेटा होता है। फिर हम मास्टर फाइल को अपडेट करते हैं, यानी ट्रांजैक्शन फाइल को सॉर्ट किया जाएगा ताकि ऑर्डर को मैच कर सके मास्टर फाइल का, यानी जो भी हमारा मास्टर फाइल का ऑर्डर है उसको हम लोग मैच कर सके ट्रांजैक्शन फाइल को, इस हिसाब से सॉर्टिंग किया जाता है, ठीक है। तो एरर जो भी होगा उसको जनरेट किया जाएगा, यदि कोई डिस्क्रिपेंसी लिखा गया तो एरर रिपोर्ट जनरेट होगा। ये बातें समझ में आई, यही सब स्टेप होता है माई बैच फाइल को जनरेट करने का। आगे एफिशिएंसी की बात करें तो बैच प्रोसेसिंग बहुत ही एफिशिएंट है हाई वॉल्यूम अपडेट के लिए मास्टर फाइल में। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पर चेक क्लियरिंग होता है, तो प्री प्रिंटेड चेक होता है, मैग्नेटिक इंक कोड होता है,
जो कि प्रोसेस किया जाता है बैचेस में। सॉर्टिंग में चेक को सॉर्ट करते हैं MICR रीडर के द्वारा, राइट। कुछ हमारा सेटलमेंट में यूज होता है। एक होता है हमारा बैच प्रोसेसिंग के बाद दूसरा जगह प्रोसेसिंग होता है, इसको हम लोग ऑनलाइन प्रोसेसिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एडवांटेज क्या है इसका ऑनलाइन प्रोसेसिंग का, ये आपको इमीडिएट अपडेट प्रोवाइड करता है, इमीडिएट रिस्पांस प्रोवाइड करता है। सुटेबिलिटी की बात करें तो ये हमारा जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग होता है ये सुटेबल होता है, आइडियल होता है वैसे सिस्टम के लिए जिसमें रियल टाइम अपडेट चाहिए, जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन। फिर हमारा OLTP सिस्टम का प्रोसेस कैसा होता है, पहले डेटा को इनपुट किया जाएगा, यानी ट्रांजैक्शन डेटा को डायरेक्टली जो है सेकेंडरी स्टोरेज में फिट किया जाता है। फिर वैलिडेशन होता है, यानी प्रत्येक ट्रांजैक्शन को वैलिडेट किया जाएगा स्टोरेज होने से पहले। तो पहले हमने क्या किया कि ट्रांजैक्शन डेटा को फीड किया सेकेंडरी स्टोरेज में, फिर हमने क्या किया प्रत्येक ट्रांजैक्शन को वैलिडेट किया स्टोरेज होने से पहले। तो इसका यूज़ किया जाता है जहाँ पे हम इमीडिएट ट्रांजैक्शन अपडेट क्रिटिकल होता है। तो बैच प्रोसेसिंग और ऑनलाइन प्रोसेसिंग में यदि कंपेरिजन करें तो बैच प्रोसेसिंग इकोनॉमिकल होता है लार्ज डेटा वॉल्यूम के लिए, लेकिन इमीडिएट रिस्पॉन्स में नहीं होता है। और ऑनलाइन प्रोसेस में रियल टाइम अपडेट चाहिए और फास्टर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग चाहिए, जो सुटेबल होता है स्मार्ट डेटा वॉल्यूम के लिए, जहाँ पे क्विक रिस्पांस है। एग्जांपल के तौर पर IRCTC का एग्जांपल ले सकते हैं। तो फुली आपको क्लियर हो गया होगा। यदि हम ऑनलाइन प्रोसेसिंग के बारे में कुछ और पॉइंट्स की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट सम मोर पॉइंट्स रिगार्डिंग ऑनलाइन प्रोसेसिंग। तो देखिए प्राइमरी स्टोरेज कैपेसिटी, तो ये क्या करता है हमारा ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स कंट्रोल प्रोग्राम को अकोमोडेट करेगा और डायरेक्ट यूजर एक्सेस को हैंडल करेगा टू रिकॉर्ड, ठीक है। मतलब कि इट हैंडल डायरेक्ट यूजर एक्सेस टू रिकॉर्ड, मतलब जो यूजर को ना डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करेगा रिकॉर्ड्स का। की फीचर्स की बात करें हम लोग ऑनलाइन प्रोसेसिंग की, तो पहला की फीचर है रिकॉर्ड लॉकिंग। व्हाट इज रिकॉर्ड लॉकिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये हमारा जो सेम रिकॉर्ड में जो साइमल्टेनियस अपडेट होता है उसको रोकता है। इट प्रिवेंट साइमल्टेनियस अपडेट टू सेम रिकॉर्ड, इसको बोलते हैं रिकॉर्ड लॉकिंग। इंश्योर करता है कि डेटा इंटीग्रिटी हो, रिकॉर्ड को लॉक करके अपडेट के दौरान, और जब कंप्लीट हो जाता है तब रिलीज करता है। पॉइंटिंग चेक करता है, मतलब कि जो भी हमारे मास्टर फाइल में चेंजेस आ रहे हैं इससे अपडेट होने से पहले और अपडेट होने के बाद उसे चेक करता है। ये हमारा ऑनलाइन प्रोसेसिंग में। फिर क्या होगा कि रिकॉर्ड अप्लाई ट्रांजैक्शन, जिसे रिकवरी में हेल्प करेगा, ऑडिट प्रोसेसिंग में हेल्प करेगा। ऑनलाइन इंक्वायरीज की बात करें तो हमें इमीडिएट एक्सेस प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन का, जैसे कि एक्सचेंज रेट क्या है, अकाउंट स्टेटस क्या है, इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं हम लोग। SQL क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, या 4GL होता है, 4 जनरेशन लैंग्वेज। अब देखिए डिस्टिंक्शन क्या होता है OLTP से, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग से। तो OLTP क्या करता है, इमीडिएट अपडेट को हैंडल करता है मास्टर फाइल में रियल टाइम में, जबकि ऑनलाइन इंक्वायरी जो है अगेंस्ट है डेटा अपडेटेड इन बैच मोड। रियल टाइम सिस्टम की बात करें तो दोस्तों रियल टाइम सिस्टम एक ऑनलाइन सिस्टम को एक्सटेंड करता है ताकि वो इमीडिएट और डायनेमिक इनपुट और रिस्पॉन्सेज को हैंडल कर सके। क्रिटिकलिटी की बात करें तो यहाँ पे हमें डिले बहुत कम से कम होता है ताकि हम ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन को रोक सकें। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं रियल टाइम सिस्टम की, राइट। इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए कि फ्रंट ऑफिस सिस्टम है जहाँ पे बैंक में इसको यूज किया जाता है कस्टमर सर्विस ऑपरेशन के लिए, जैसे कि अकाउंट इंक्वायरी हुआ, रूटीन ट्रांजेक्शन हुआ। फिर काउंटर टर्मिनल, तो टेलर को इनेबल करते हैं कि वो कस्टमर के अकाउंट को मैनेज करे। डीलर सपोर्ट सिस्टम, DSS इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है कि वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है। चैलेंजेस क्या क्या है कि आपको फ्रीक्वेंट चेक पॉइंट देखना पड़ेगा ताकि एक्यूरेट और अपडेटेड फाइल स्टेटस को मेंटेन कर सकें। ऑडिट और रिकवरी, तो डायनेमिक नेचर के कारण डिफिकल्ट हो जाता है ऑडिट होना, रिकवरी होना। अब बात करते हैं सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग की। समझिए, देखिए सबसे पहला होता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम सिस्टम में क्या होता है कि सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग जिसमें डम टर्मिनल हो, जो कि सेंट्रल मेन फ्रेम, जैसे ये हमारा सेंट्रल मेन फ्रेम है और ये सभी हमारे टर्मिनल्स हैं, ये सभी टर्मिनल सेंट्रल मेन फ्रेम से कनेक्टेड होते हैं, राइट। एडवांटेज क्या है, डिजाइन सिंपल है, सेंट्रलाइज कंट्रोल है, एफिशिएंट टाइम शेयरिंग और कैपेबिलिटीज है। दूसरा यदि डिसएडवांटेज की बात करें तो ये ससेप्टेबल होता है सिंगल पॉइंट फेलियर में। यदि सिंगल पॉइंट फेलियर हो जाए तो बहुत ज़्यादा चांस है यहाँ होने का, कम्युनिकेशन कॉस्ट होने का, हाई कम्युनिकेशन कॉस्ट है इसका, और ऑपरेशनल डिसरप्शन भी एक बहुत बड़ा कारण है। यदि हम बात करें कि डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट प्रोसेसिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो पहला कारण है डिसेंट्रलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे मिनी कंप्यूटर होते हैं, जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, इन्होंने लोकल प्रोसेसिंग को अलाउ किया, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन था ही नहीं। लोकल प्रोसेसिंग तो इन्होंने अलाउ कर दिया, बट देयर वाज नो इंटीग्रेशन। और यदि हम लोग, ये तो हमने बात की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग की, प्रोसेस पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो नेटवर्क कंप्यूटर होता है ना, वो लोकल वर्कलोड को हैंडल करता है, जो और अलग अलग लोकेशन में रिसोर्सेज को शेयर करता है। ये हम लोग बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग भी, लाइक ऑब्वियस सी बात है लोकल वर्कलोड को हैंडल करेगा। एडवांटेज क्या है, रिसोर्स शेयरिंग आसान होता है, स्केलेबिलिटी बढ़ता है, कम्युनिकेशन कॉस्ट कम होता है, इंप्लीमेंटेशन में ये डाइवर्स ज्योग्राफिकल लोकेशन को सपोर्ट करता है, राइट। रियल टाइम सिस्टम जो हमारा है ना, ऑन टाइम ऑनलाइन सिस्टम का एक्सटेंशन माना जाता है। समझ रहे हैं, अभी मैंने आपको ऑनलाइन सिस्टम बताया था जिसमें हमको कंट्रोल चाहिए ऑपरेशन के दौरान। ये एक स्पेसिफिक टाइम के बियॉन्ड डिले होता है, ये डिजास्टर्स हो सकता है। कम्युनिकेशन ओरिएंटेड होगा, रैंडम इंस्टेंट इंक्वायरीज होंगे, ऑडिट करना, रिकवर करना डिफिकल्ट होता है, हर एक 2 से 3 मिनट पे चेक पॉइंट्स आते हैं। इसको बैंक के फ्रंट ऑफिस में यूज किया जाता है, जैसे काउंटर टर्मिनल हो गया, डीलर सपोर्ट सिस्टम हो गया, ये मैंने अभी आपको बताया था। सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड अभी मैंने बताया। सेंट्रलाइज सिस्टम का एग्जाम्पल है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसमें डम टर्मिनल है, सेंट्रल प्रोसेसर, डाटा प्रोसेसिंग
प्रोसेसिंग को हैंडल करेगा और टाइटर कंट्रोल होता है, लेकिन हाई कम्युनिकेशन कॉस्ट होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। ये सेंट्रलाइज सिस्टम का देखिए, यदि आपसे पूछा जाए सेंट्रलाइज सिस्टम का एग्जांपल होता है तो मेन फ्रेम कंप्यूटर। दूसरा पूछा जाए कि इसका डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे आपको टाइटर लेकिन कम्युनिकेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का चांस है। डिसेंट्रलाइजेशन जैसे आपका मिनी और माइक्रो कंप्यूटर हो गया लोकल प्रोसेसिंग के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल है। और यहाँ पे सेंटर और हेड ऑफिस में कोई लिंकेज नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग की बात करें तो कंप्यूटर को एक नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है, लोकल प्रोसेसिंग होता है, डेटा ट्रांसफर बिटवीन लोकेशन। तो तीनों तरह का सिस्टम में आपको अंतर पता है। रियल सिस्टम क्या होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं, लोकल प्रोसेसिंग होता है, डेटा ट्रांसफर होता है लोकेशन के बीच में। यहाँ पे डेटा का एक्सेस काफी आसान होता है, कम्युनिकेशन कॉस्ट हमारा कम होता है, लेकिन प्रोटोकॉल कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है इनकम्पैटिबल मशीन के लिए। अब हम बात करते हैं कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट की। देखिए दोस्तों, एक होता है हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग, नेटवर्क जहां पे प्रत्येक कंप्यूटर के रिसोर्स को शेयर करना है, उसको बोलते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई साइंटिफिक या टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वहां पे इसका यूज किया जाता है। एग्जांपल के तौर पर CT@home प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है ताकि हम प्रोग्राम के पीसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सके बहुत सारे कंप्यूटर में। देखिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं, सभी टुकड़े को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कंप्यूटर में डिवाइड करना चाह रहे हैं, वहां पे हम लोग ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज करेंगे। तो किसी कॉर्पोरेशन के अंदर हो सकता है या किसी पब्लिक कोलैबोरेशन के अंदर हो सकता है। तो फ्रेमवर्क और सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा बहुत सारे ग्रुप के द्वारा। इसका एडवांटेज ये है, ग्रिड कंप्यूटिंग का एडवांटेज ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव रिसोर्स यूज है। प्रॉब्लम जिसको एनॉर्मस कंप्यूटिंग पावर चाहिए उसको सॉल्व कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। क्लस्टर कंप्यूटिंग की बात करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स हो और स्टोरेज डिवाइस हो, वो एक सिंगल हाईली अवेलेबल सिस्टम को फॉर्म करते हैं, इसको हम लोग क्लस्टर कंप्यूटिंग बोलते हैं। इसका यूज क्या है दोस्तों, लोड को यदि बैलेंस करना हो, हाई अवेलेबिलिटी हो, वहां पे क्लस्टर कंप्यूटिंग का यूज किया जाता है। जैसे कि ये दिखता तो है सिंगल सिस्टम टू द यूजर, ये सर्वर बैलेंस को मैनेज करेगा। एग्जांपल के तौर पर 1980 से इसका यूज किया जा रहा है क्लस्टर कंप्यूटिंग का। जैसे DEC का VMS सिस्टम था, IBM का सिस्प्लेक्स है, ठीक है। एडवांटेज क्या है हमारा, स्केलेबल है, अवेलेबल है, लो कॉस्ट पैरेलल प्रोसेसिंग है साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए। वी आर टॉकिंग अबाउट आवर क्लस्टर कंप्यूटिंग। चैलेंजेस क्या क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट काफी ज्यादा होता है, वर्चुअल मशीन हमें इजी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफर करता है। एक होता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। व्हाट इज दिस क्लाउड कंप्यूटिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन टाइप आपको शेयर्ड IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा इंटरनेट के माध्यम से। ये एक सेंट्रली लोकेटेड सर्वर होता है जो कि सॉफ्टवेयर और इन्फॉर्मेशन को होस्ट करेगा। एग्जांपल के तौर पर आप गूगल ऐप ले सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइवेट क्लाउड ले सकते हैं। तो IT सर्विस आपको एज अ सर्विस प्रोवाइड करेगा। सॉफ्टवेयर और डेटा को सेंट्रली स्टोर किया जाएगा, एंड यूजर कंप्यूटर पे स्टोर नहीं किया जाएगा। ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, जैसे कि वेब ऐप हो गए, सर्विसेज हो गए, उनको ये क्लाउड कंप्यूटिंग सपोर्ट करता है। तो मैंने आपको क्या बताया, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन टाइप होता है जो कि हमें IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा इंटरनेट के माध्यम से। गूगल ऐप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइवेट क्लाउड, ये सभी क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट होता है। IT सर्विस को एज अ सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, SAS आप जानते होंगे ना, ठीक है। और सॉफ्टवेयर और डेटा को सेंट्रली स्टोर किया जाएगा, एंड यूज कंप्यूटर पे स्टोर नहीं किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करता है, वेब ऐप और सर्विसेज को सपोर्ट करता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है कि हमें कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पे फॉर यूजेज, जितना यूज करेंगे उतना पे कीजिए। यूटिलाइजेशन रेट इंप्रूव होता है, कॉस्ट कम होता है, फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है। क्लाउड का टाइप होता है पब्लिक क्लाउड, वेंडर के द्वारा होस्ट किया जाता है, शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। प्राइवेट क्लाउड डेडिकेटेड होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ज़्यादा सिक्योर होता है और एक्सपेंसिव होता है। और फिर हम एक हाइब्रिड क्लाउड होता है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का कॉम्बिनेशन होता है। दोस्तों फिर से मैं रिपीट कर दूं, यदि आपको हमारे IT एंड DB से रिलेटेड मटेरियल चाहिए, चाहे वो वीडियोस हो, PDF हो, मॉक टेस्ट हो, किसी भी तरह का कंटेंट चाहिए, मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पर, हमारे पास सारा कंटेंट अवेलेबल है। और यदि इस तरह का जो हमारा क्विक रिवीजन सेशन है, इसका PDF की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे IT एंड DB का जो कैप्सूल कोर्स है उसमें आप एनरोल हो सकते हैं। कैप्सूल कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बातों बातों में हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग का टाइप क्या होता है। पहले मैंने बताया कि हाइब्रिड कंप्यूटिंग, जिसमें हाइब्रिड क्लाउड होता है, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड का कॉम्बिनेशन होता है। प्राइवेट क्लाउड का यूज किया जाता है डिप्लॉयमेंट के लिए, और पब्लिक क्लाउड को स्केल करते हैं जब जरूरत पड़ता है। कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है, यहाँ पे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जो कि सेम कम्युनिटी के होते हैं। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कैलिफोर्निया में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर रहा है सिटीजन डेटा मैनेजमेंट के लिए। अब देखिए कुछ होता है हमारा सर्विस क्या क्या ऑफर किया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से। पहला होता है हमारा IaaS, पूछा जाता है, ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो यहाँ पे क्या होता है कि हार्डवेयर रिलेटेड सर्विस, जैसे कि स्टोरेज और वर्चुअल सर्वर हो गया। मेजर प्लेयर इसका AWS, Amazon वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, VMware, Futijo, गूगल, सिस्को और ऑरेकल, अलीबाबा, रेड हैट, ठीक है। मतलब कि हमारा स्टोरेज और वर्चुअल सर्वर का काम हो तो हमारा IaaS के अंदर आएगा। दूसरा आता है PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसमें क्या होता है कि हमारा जो डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म होता है क्लाउड पे, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है।
ये प्लेटफॉर्म इनकम्पेटेबल होता है वेंडर्स के बीच में, जैसे कि AWS, सेल्सफोर्स प्रोग्राम, IBM क्लाउड फाउंड्री, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड फंक्शन। तो ये डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है क्लाउड पे। तो तीसरा होता है हमारा SaaS क्या होता है कि कंप्लीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है पे पर यूज बेसिस पे, जैसे कि गूगल का जीमेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का हॉटमेल हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट BPS हो गया। तो मतलब जितना आप यूज कीजिएगा उतना पेमेंट कर दीजिए, उसी प्रकार से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है। जैसे कि आप मेजर प्लेयर देख सकते हैं, जैसे कि AWS है, ये आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का एक सूट ऑफर करता है। इसके अंदर EC2 और S3 आता है, 16 रीजन में ग्लोबली ऑपरेट होता है। दूसरा हमारा गूगल क्लाउड है। गूगल क्लाउड क्या होता है, जैसे गूगल का ऐप हो गया, जीमेल, गूगल टॉक, गूगल कैलेंडर, गूगल डॉक, गूगल साइट। तो गूगल ऐप इंजन एप्लीकेशन होस्टिंग विद अप टू 1 GB फ्री स्टोरेज देता है आपको। फिर माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड का एज्योर है, ठीक है, जैसे कुछ सर्विसेज के नाम दे रखे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, डायनेमिक CRM ऑनलाइन, एक्सचेंज ऑनलाइन, ऑफिस कम्युनिकेशन ऑनलाइन, ये सब इसके एग्जाम्पल है। विंडो लाइव, ऑफिस लाइव, एक्सबॉक्स लाइव कंज्यूमर को दिया जाता है। कुछ हमारा ऑरेकल क्लाउड हो सकता है, जैसे कि पब्लिक क्लाउड सर्विस ऑप्टिमाइज फॉर ऑरेकल डेटाबेस। एक होता है हमारा सन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम। तो देखिए एक बार आप रिकॉल कर लेते हैं। देखिए हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है कि प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड का मिक्सर होता है फ्लेक्सिबल स्केलिंग के लिए। कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करते हैं स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए। IaaS होता है हमारा हार्डवेयर सर्विस, जैसे कि स्टोरेज और वर्चुअल सर्वर बाय कंपनीज लाइक AWS एंड माइक्रोसॉफ्ट, मतलब हार्डवेयर सर्विस प्रोवाइड किया जाता है कंपनी के द्वारा। PaaS में क्या होता है कि डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। और SaaS के अंदर क्या होता है कि फुल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोवाइड किया जाता है। याद रखिएगा, IaaS मतलब कि हार्डवेयर, PaaS मतलब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, इसीलिए नाम रखा है प्लेटफॉर्म, और SaaS मतलब कि सॉफ्टवेयर। सिंपल सा चीज़ है, आप इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेजर प्लेयर आप जान ही गए हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का बेनिफिट क्या, इनोवेशन, एफिशिएंट IT इन्वेस्टमेंट, डाउन टाइम कम होता है, सॉफ्टवेयर एक्सेस आसान होता है और बिजनेस कंटिन्यूटी बढ़ता है। इसको एक बार देख लीजिए क्या क्या इसका बेनिफिट्स है। दैट्स ऑल। चलिए अब बात करते हैं, हमने बेनिफिट्स की बात करी। चैलेंजेस क्या है कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी, लेटेंसी, अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, डेटा रिडंडेंसी। तो ये सभी हमारे क्या है कुछ ये डिफिशियंसीज हैं। अब बात करते हैं कि सर्वर का वर्चुअलाइजेशन कैसे होता है। तो कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज दिस वर्चुअलाइजेशन ऑफ सर्वर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंसोलिडेट करते हैं, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करते हैं सेम फिजिकल सर्वर पर, इसी को कहा जाता है वर्चुअलाइजेशन ऑफ सर्वर, राइट। व्हाट वी डू, वी कंसोलिडेट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, वी रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन ऑन द सेम फिजिकल सर्वर। इसका बेनिफिट क्या है कि हार्डवेयर का कॉस्ट कम होता है, ऑपरेशनल कॉस्ट कम होता है। ग्रीन कंप्यूटिंग क्या होता है कि हमारा एनर्जी कंजप्शन कम होना, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट बाय कंसोल, हम सर्वर को कंसोलिडेट करके एनर्जी कंजप्शन कम करते हैं और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को भी कम करते हैं। दिस इज कॉल्ड आवर ग्रीन कंप्यूटिंग। याद रखिएगा, पूछा जाएगा। अब देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ की पॉइंट्स मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। सम की पॉइंट्स रिगार्डिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम का कलेक्शन होता है, प्रोसीड्यूर्स का, डॉक्यूमेंटेशन का कलेक्शन होता है। इसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, मिडिलवेयर, ये सभी आते हैं। यदि हम हार्डवेयर से रिलेशन की बात करें तो सॉफ्टवेयर इनेबल करता है स्पेसिफिक टास्क हार्डवेयर पे, रैम पे इसे लोड किया जाता है, CPU में एग्जीक्यूट किया जाता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, कंपाइल किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा मशीन लैंग्वेज में। सॉफ्टवेयर के टाइप्स की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको हेल्प करता है हार्डवेयर और सिस्टम को रन करने में, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गया, डायग्नोस्टिक टूल हो गया। एग्जांपल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट विंडो, यूनिक्स, लिनक्स, मैकओएस, मोबाइल ऑफिस। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो कुछ टूल्स होता है जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर को लिखते हैं और डेवलप करते हैं, जैसे कंपाइलर हो गया, डिबगर हो गया, IDEs होंगे। कुछ हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि स्पेसिफिक टास्क प्रोवाइड करता है यूजर के लिए, जैसे वर्ड प्रोसेसर या स्प्रेडशीट। अब देखिए डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज मैकओएस, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सर्वर लिनक्स, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड iOS, पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये विंडो डोमिनेटेड डेस्कटॉप मार्केट, लिनक्स डोमिनेटेड सर्वर मार्केट। यूनिक्स और यूनिक्स लाइक सिस्टम क्या होता है देखते हैं। तो रिटर्न C में लिखा जाता है, ये मॉडर्न OS है। सब कैटेगरी की बात करें तो सिस्टम V, VSD, लिनक्स, ये सब एग्जांपल है। तो हमने क्या देखा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर 3 पार्ट होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा टास्क को परफॉर्म करने के लिए, पॉपुलर सॉफ्टवेयर के एग्जांपल आपने देखा। चलिए अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में की पॉइंट्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर रन करेगा, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, डायग्नोस्टिक टूल, GUI और यूटिलिटीज आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, यूनिक्स, ये सब एग्जांपल है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकेज, डिबगर, IDEs, ये सभी हमारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं, टूल्स होते हैं। अब देखिए कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पॉइंट बता दूंगा मैं आपको। पहला फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंग्वेज था, बाइनरी कोड था, कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता था। सेकंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज हुआ, निमोनिक यूज किया गया, असेंबलर चाहिए था कन्वर्जन के लिए। थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज आया, जैसे कि अल्गोल, कोबॉल, फॉर्ट्रैन। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज आया C के रूप में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आया C++ के रूप में। स्पेसिफिक लैंग्वेज जैसे कि C है हमारा, एफिशिएंट है, पोर्टेबल है, बैलेंस होता है असेंबली और हाई लेवल में। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वाइडली सपोर्ट किया जाता है, कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है। C हैश हमारा माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज है, जावा से सिमिलर होता है। जावा एक पोर्टेबल JVM पे रन करता है
वेब और मोबाइल एप्लीकेशन पे। रूबी क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, क्लियर सिंटैक्स है, फ्री इंटरप्रेटर है। पाइथन हमारा ओपन सोर्स इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाइडली अवेलेबल है। पर्ल हमारा टेक्स्ट प्रोसेसिंग, वेब स्क्रिप्टिंग, फ्लेक्सिबल, पोर्टेबल, फ्री है। कॉबॉल हमारा ट्रेडिशनली बिजनेस यूज के लिए यूज किया जाता है। तो हम लोग अभी तक क्या बात किए कि यूनिक सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। अब देखिए 4th जनरेशन के अंदर क्या हुआ है कि 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारा 4GL आया है, उसके अंदर नॉन प्रोसीड्यूरल फ्यूअर स्टेटमेंट नीडेड एज कम्पेयर टू 3GL, जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, रिपोर्ट जनरेशन हो गया, GUI या वेब डेवलपमेंट है, ओरेकल, PL SQL, पावर बिल्डर, SAS, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं 4th जनरेशन लैंग्वेज के। 5th जनरेशन लैंग्वेज की बात करें, 5GL की बात करें, तो देखिए प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बिना किसी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन का, जैसे प्रोलॉग, OApps, मर्करी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो अलाउ करेगा यूजर को कि वह स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके, जैसे कि MS ऑफिस सूट हो गया, स्काइप हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, मोबाइल ऐप हो गया। अब बात करते हैं कि एडिशनल टाइप होता है सॉफ्टवेयर का। एक होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी गुड्स को ट्रैक करेगा, मटेरियल को ट्रैक करेगा। एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करेगा। बात करें हम लोग डेटा बैकअप और रिकवरी सॉफ्टवेयर की, तो इसका फंक्शन है कि ये कॉपिंग, फाइल कॉपिंग के बियॉन्ड जाता है। ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन को प्रिजर्व करता है अर्ली रिट्रीवल के लिए। तो अभी तक हमने क्या बात किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इवॉल्व हुआ मशीन लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज टू नॉन प्रोसीड्यूरल 4GL एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग 5GL। याद रखिएगा, एक कीवर्ड याद रखिए, 4GL का मतलब नॉन प्रोसीड्यूरल, 5GL का मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूजर को इनेबल करता है कि वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके। और यूटिलिटी और मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी टाइप्स होता है इसका। अब रिटेल सॉफ्टवेयर को हम लोग रिटेल स्टोर में सोल्ड करते हैं, अट्रैक्टिव पैकेज के साथ, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि पैकेजिंग कॉस्ट होता है इसमें। एक होता है हमारा OEM सॉफ्टवेयर। OEM क्या होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, इसको OEM बोला जाता है। ये सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हार्डवेयर बंडल होता है, इसको कम दाम पे बेचा जाता है, बिना रिटेल पैकिंग का और मैनुअल का, मैनुअली बेचा जाता है, मैनुअल्स का। फिर होता है हमारा शेयरवेयर। शेयरवेयर क्या होता है कि कुछ हमारा डाउनलोडेबल ट्रायल सॉफ्टवेयर होता है, जिसको यूजुअली 30 दिन के लिए फ्री होता है, उसको शेयरवेयर कहा जाता है। इसको परचेज किया जाएगा और अनइंस्टॉल किया जाएगा आफ्टर ट्रायल, या तो आप उसे अनइंस्टॉल कर लीजिए या खरीद लीजिए ट्रायल के बाद। तो ये ट्रायल पीरियड डिसेबल कर देगा और नेक्स्ट स्क्रीन शो करेगा। ट्रिपलवेयर क्या होता है कि हमारा शेयरवेयर से सिमिलर होता है, लेकिन की फीचर वर्किंग करना स्टॉप कर देता है आफ्टर ट्रायल पीरियड, मतलब कि जो हमारा फीचर था वो वर्क करना रुक देगा ट्रायल पीरियड के बाद। ये कहलाता है हमारा ट्रिपलवेयर। डेमो सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये फुली फंक्शनल नहीं है, इसको डिजाइन किया गया है कैपेबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। आप फुल वर्जन परचेज कीजिए कंप्लीट यूज करने के लिए। एडवेयर क्या होता है कि जो फ्री सॉफ्टवेयर है जिसमें एडवर्टीजमेंट सपोर्ट होता है, ऐड में इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और कांस्टेंट बैंडविड्थ चाहिए। ये आप यदि ऐड को वायलेट करेंगे तो आप लाइसेंस एग्रीमेंट ही वायलेट कर रहे हैं। स्पाईवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो कि आपके यूजर के डेटा को गैदर करता है। तो ये प्रोफाइल यूजर एक्टिविटीज से मीडिया कंजप्शन देख सकता है, जैसे कि एडवेयर हो गया, सिस्टम मॉनिटर, ट्रैकिंग, कुकीज़, ट्रोजान्स, ये लाइसेंस में डिस्क्लोज किया जाता है। तो यूजर इन सभी टर्म्स को ध्यान रखे, स्पाईवेयर कहा जाता है इसे, राइट। फिर फ्रीवेयर क्या होता है, फ्री टू डाउनलोड होता है, पर्सनल यूज के लिए होता है। इसके अंदर स्पाईवेयर, हार्डवेयर नहीं, एडवेयर नहीं होता है, फ्री सॉफ्टवेयर है। अब पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर की बात करें तो फ्री होता है, विदाउट कॉपीराइट और लाइसेंस रिस्ट्रिक्शन। इसको लीगली मॉडिफाई किया जाता है यूजर के द्वारा, इसको बोलते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। GPL क्या होता है, जनरल पब्लिक लाइसेंस। तो लाइसेंस होता है कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए, आप फ्रीडम टू यूज प्रमोट करते हैं, स्टडी, मॉडिफाई, रिडिस्ट्रीब्यूट। अब 4 तरह का फ्रीडम दिया जाता है, एक रन, स्टडी, रिडिस्ट्रीब्यूट और इंप्रूव द प्रोग्राम। ठीक है, ये 4 तरह का फ्रीडम दिया जाता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर बेसिकली सॉफ्टवेयर का मतलब ही होता है कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, राइट। तो इसको हम लोग C++, फॉर्ट्रान, बेसिक, पर्ल, इनके इन सभी लैंग्वेज में लिखते हैं। ये हमारा सोर्स कोड के फॉर्म में भी रहेगा जिसको ह्यूमन रीड कर सकते हैं, और मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में रहेगा जिसको बाइनरी कोड बोलते हैं। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये प्रोग्रामर को भी हेल्प प्रोवाइड करता है, नॉन प्रोग्रामर को भी हेल्प प्रोवाइड करता है हमारा ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पे बिल्ड करते हैं, जैसे कि लिनक्स हो गया, अपाचे हो गया। सोर्स कोड हमारा ओरिजिनल कोड होता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर का, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म होता है, स्पेसिफिक होता है एक CPU के लिए। कन्वर्टेबल, इसको हम लोग वापस सोर्स कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं डीकम्पाइलर के माध्यम से। तो समझ रहे हैं, कंपाइलर के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं कि सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर हम लोग डीकम्पाइलर से उसको रिवर्स भी कर रहे हैं, राइट। एक होता है सोर्स कोड, एक होता है मशीन लैंग्वेज। तो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी दोनों को बेनिफिट करता है, प्रोग्रामर को भी और नॉन प्रोग्रामर को भी। अब देखिए सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, सॉफ्टवेयर एक लिटरेरी वर्क है, इसमें कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट होल्डर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वर्क को। सॉफ्टवेयर एस्क्रो अरेंजमेंट क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए दोस्तों, ये लाइसेंसिंग को प्रोटेक्ट करता है यदि लाइसेंसर सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करे। सोर्स कोड है जो कि इंडिपेंडेंट एस्क्रो एजेंट के द्वारा हेल्ड किया जाता है। एस्क्रो एजेंट रिलीज करते हैं सोर्स कोड को
स्पेसिफिक इवेंट पे लाइसेंसर अपडेट करता है सोर्स कोड को, सॉफ्टवेयर जैसे जैसे इवॉल्व होगा लाइसेंसी वेरीफाई कर लेगा सोर्स कोड एक्यूरेसी को थर्ड पार्टी के माध्यम से। तो बेसिकली लाइसेंसी को यदि प्रोटेक्ट करना है, यदि लाइसेंसर सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता है तो सॉफ्टवेयर एस्क्रो एजेंट का यूज किया जाता है। इसमें एक एस्क्रो एजेंट जो है सोर्स कोड रिलीज करता है स्पेसिफिक इवेंट पे। एक होता है कमर्शियल सॉफ्टवेयर, इसको हम लोग ओपन सोर्स भी हो सकता है, प्रोप्राइटरी भी हो सकता है, राइट। और कमर्शियल सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सोर्स कोड को डेवलपमेंट टीम के बाहर नहीं शेयर किया जाएगा। एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी सोर्स की और इंस्पेक्शन और मॉडिफिकेशन के लिए अवेलेबल है। लाइसेंसिंग फीचर की बात करें तो देखिए ओपन सोर्स लाइसेंस वेरी करता है, कुछ एप्रोप्रिएशन अलाउ करता है विदाउट पब्लिक रिलीज। एक होता है हमारा जीएनयू। जीएनयू क्या होता है? जीएनयू यानी जनरल पब्लिक लाइसेंस, जीपीएल का पार्ट है। तो एक कॉमन ओपन सोर्स लाइसेंस है, ओपन सोर्स इनिशिएटिव ओएसआई बोलते हैं इसको, सर्टिफाइड लाइसेंस एट द ओपन सोर्स। फिर डेवलपमेंट क्राइटेरिया की बात करें तो ओपन सोर्स डेवलपमेंट के अंदर ऑथर और कोलैबोरेटर दोनों आएंगे। ये कोऑर्डिनेट मेंटेनर जो है प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट करेगा, और कम्युनिटी साइज चेंज हो सकता है, इंडिविजुअल कम्युनिटी हो सकता है या ग्रुप कम्युनिटी हो सकता है। फिर एक होता है हमारा कंसोर्टियम और ओपन सोर्स डेवलपमेंट। तो बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि लिनक्स हो गया, ये कमर्शियल प्रैक्टिस को अट्रैक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी कंपनी से। कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं ये भी कंडक्ट किया जाता है इंटरनेट पे। प्लेटफॉर्म का नाम जिसे आप देख लीजिए sourceforgenet.net, ये प्रोजेक्ट सर्विसेज और लिस्ट को होस्ट करेगा। अब देखिए कुछ शेयर सोर्स का अरेंजमेंट के बारे में यहाँ समझाया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड शेयरिंग होता है प्रोप्राइटरी सोर्स कोड का भी सिलेक्टेड ग्रुप। एग्जांपल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज शेयर सोर्स इनिशिएटिव ले सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है सिग्निफिकेंस में ग्रो कर रहा है। कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, GIMP हो गया हमारा, फिर हमारा पाइथन हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, GNU, ठीक है। फिर VLC मीडिया प्लेयर होता है, PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट, ब्लेंडर 3D कंप्यूटर ग्राफिक होता है, MySQL रिलेशनल RDBMS जिसको बोलते हैं हम लोग, लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वर्चुअल बॉक्स यानी आप क्या करते हैं वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म होता है, राइट। तो देखिए अब यदि हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के ड्राइवर्स की बात करें, सबसे पहला ड्राइवर है कि कॉस्ट कम होना, राइट, यानी कि परसेप्शन है कि ओपन सोर्स कॉस्ट कम करता है। सिक्योरिटी होना कि हम लोग ये सिक्योरिटी बहुत बड़ा बेनिफिट है, कोई वेंडर का लॉक इन नहीं है, यानी कि स्पेसिफिक वेंडर पे डिपेंडेंस होने से हमें मुक्ति है, फ्रीडम है, बेटर क्वालिटी मिलता है। फिर इसके अलावा इंटरनेट की अवेलेबिलिटी चाहिए, और फिर हमें सॉफ्टवेयर लाइसेंस ग्रोथ चाहिए। तो ये सभी हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में एडवांटेजेस बताए जा रहे हैं। अब हमारा सोर्स एनालिसिस होता है, यानी कि आप स्ट्रेंथ देखिए कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कि पहला फ्री सोर्स कोड है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, एक्टिव ग्लोबल कम्युनिटी है, कोड रीयूज का पोटेंशियल है, जैसे इनएफिशिएंसी कम होता है। फिर हमारा क्या होता है, अपॉर्चुनिटी की बात करें तो हमारा कॉस्ट रिडक्शन सबसे बड़ा फायदा है, कॉस्ट कम होता है, ईजियर टू लिवरेज एक्सटर्नल एक्सपर्टाइज, फास्टर स्केड्यूल। वीकनेस क्या है ओपन सोर्स का कि कंट्रोल का लैक होना, ओवर डेवलपमेंट स्केड्यूल, डिपेंडेंस ऑन इन हाउस एक्सपर्टाइज। फिर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन चैनल, इन हाउस स्टाफ की रिक्वायरमेंट। थ्रेट क्या क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होना, नॉन सपोर्टेड प्रोजेक्ट रिस्क, शेड्यूल ओवररन, रिस्क ऑफ 24/7 टेक्निकल सपोर्ट। तो ये सभी हमारे क्या है थ्रेट है, तो इसको सोर्ट कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ ऑपरेशन स्टैंडर्ड का डेफिनेशन मैंने आपको बताया, एक बार क्विकली रिकॉल कर लीजिए। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, वाइड स्पीड एडॉप्शन टू फैसिलिटेट, जैसे HTML हो गया, MPEG हो गया, USB पोर्ट हो गया, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, ये सभी हमारे ऑपरेशन स्टैंडर्ड के अंदर आते हैं। तो जो हमारे पब्लिकली अवेलेबल स्पेसिफिकेशन डेवलप किया जाता है कोलैबोरेटिव प्रोसेस के माध्यम से, उसको ओपन स्टैंडर्ड बोलते हैं। ओपन स्टैंडर्ड के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि कोई इंटरनेशनल सीक्रेट ना हो, मतलब कि जितने भी डिटेल्स होते हैं इंटर ऑपरेबल इंप्लीमेंटेशन उसको अवेलेबल हो। अवेलेबिलिटी की बात करें तो फ्रीली और पब्लिकली अवेलेबल हो, रीजनेबल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रॉयल्टी फ्री टर्म्स। पेटेंट यानी कि हम इजीली पेटेंट लाइसेंस मस्ट बी लाइसेंस रॉयल्टी फ्री। नो एग्रीमेंट, कोई लाइसेंसिंग एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो इनकम्पैटिबल डिपेंडेंसी। एग्जाम्पल की बात करें ओपन स्टैंडर्ड की, जैसे IBM का PC हो गया, GSM फोन हो गया, ओपन ग्रुप में से यूनिक्स को प्रमोट करता है। IETF होता है हमारा इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ये क्या करता है SMTP और TCP/IP स्टैंडर्ड को क्रिएट करता है। अब देखिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यहाँ पे ओपन सोर्स दे रखा है, ओपन स्टैंडर्ड दे रखा है। तो बेसिकली ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होता है, तो वाइड स्पीड एडॉप्शन के लिए हार्डवेयर है तो PCI हो गया, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, USB हो गया, यूनिवर्सल सीरियल बस हो गया। दूसरा हमारा यदि फाइल फॉर्मेट की बात करें HTML हो गया, XML हो गया, PDF हो गया। प्रोटोकॉल की बात करें तो TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो NCC एक जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, SQL यानी कि स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं इसको। ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है कि ओपन स्टैंडर्ड जो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से अलग होता है, ठीक है। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो कि यूजर को अलाउ करता है कि वो नेविगेट कर सके वेब पेजेस को इंटरनेट पे। यूजर इंटरफेस जो हमारा वर्चुअल पार्ट होता है जिसे यूजर इंटरेक्ट करते हैं। लेआउट इंजन ये HTML और CSS को इंटरप्रेट करेगा ताकि वेब पेज को डिस्प्ले कर सके। जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर ये जावा स्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करता है वेब पेजेस पे। ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है हमें। पॉपुलर वेब ब्राउजर की बात करें तो आप देख सकते हैं पॉपुलर सबसे ज़्यादा गूगल क्रोम है, फिर सफारी है, फिर मोजिला फायरफॉक्स है और फिर माइक्रोसॉफ्ट एज है। अब बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबिलिटी की तो फायरफॉक्स और ऑपेरा विंडो, मैकओएस, लिनक्स, BSD, एंड्रॉइड, iOS सब पे अवेलेबल है,
ठीक है। वेब ब्राउजर क्या करता है, पहले वो रिट्रीव करता है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन फेच करता है वेब सर्वर से, ये डिस्प्ले करेगा, यानी कि जो हमारा फेच डेटा है, चाहे HTML हो, CSS हो या इमेज हो, उसको इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करता है और फिर नेविगेट करता है, यानी यूजर को अलाउ करता है कि वो हाइपरलिंक फॉलो करे ताकि एडिशनल रिसोर्स को एक्सेस कर सके। जब भी कोई यूजर URL डालता है ना, तो ब्राउजर क्या करता है कि रिसोर्सेज को रिट्रीव करता है प्रोटोकॉल से, HTTP या HTTPS के माध्यम से। ब्राउजर फिर क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं और डिस्प्ले करते हैं कंटेंट को, ठीक है। अब देखिए वेब ब्राउजर का बिजनेस मॉडल। तो सबसे पहले वेब ब्राउजर इवॉल्व हुआ है कमर्शियल प्रोडक्ट का टू बिकमिंग एसेंशियली फ्री टूल फंडेड थ्रू वेरियस मीन। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बंडल हो गया, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंडल कर दिया विंडो के साथ, सफारी को विंडो कर दिया मैकओएस और iOS के साथ बंडल कर दिया। फिर सर्च इंजन पार्टनरशिप, याहू पे मोजिला फॉर डिफॉल्ट सर्च इंजन प्लेसमेंट इन फायरफॉक्स, समझ रहे हैं। तो ये सब पॉइंट है। API क्या होता है, हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये क्रूशियल होता है ताकि हम कम्युनिकेशन को इनेबल कर सके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के बीच में, ठीक है। API का फुल फॉर्म याद रखिए, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोलते हैं इसको, API। अब बात करते हैं API जो है तीन तरह का होता है, ठीक है। पहला होता है हमारा ओपन API, यानी हम HTTP और ओपन टू पब्लिक के लिए एक्सेसिबल कर सकते हैं HTTP के माध्यम से और पब्लिक के लिए ओपन होता है। दूसरा होता है हमारा पार्टनर API, यानी स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर के साथ हम शेयर कर सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस के साथ। एक होता है इंटरनल API, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं और ये एक्सटर्नल यूजर से एक्सपोज नहीं होता है। तो याद रखिएगा, ओपन API, पार्टनर API और इंटरनल API। डेटा कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, डेटा का ट्रांसफर होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या अलग अलग सिस्टम के बीच में। इलेक्ट्रॉनिक मेल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोसेस होता है कि आप टेक्सुअल मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में। सबसे पहले सोर्स कंप्यूटर होगा, यानी कंप्यूटर जिससे हम लोग मेल भेज रहे हैं। फिर हमारा मॉडम्स होता है, डेटा कम्युनिकेशन डिवाइस होता है, जो डिवाइस फैसिलिटेट करता है डेटा ट्रांसमिशन को कम्युनिकेशन चैनल में। फिर एक केबल होता है, इस मीडियम के माध्यम से डेटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है, राइट, इसको केबल बोलते हैं। और फाइनली हमारा डेटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होता है, स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर होता है जिसको यूज किया जाता है कम्युनिकेशन लिंक को स्टैब्लिश करने में। देखिए कनेक्शन मेथड की बात करें तो पहला हमारा तरीका होता है डायल अप लाइन, एक सिंपलेस्ट मेथड है ज्योग्राफिकली रिमोट कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। फिर होता है हमारा लीज लाइन, यानी डेडिकेटेड लिंक होता है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, ये हाई परफॉर्मेंस ऑफर करता है। कॉस्ट कंसेशन की बात करें तो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क की बात करें तो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क का फुल फॉर्म होता है PSN, शॉर्ट फॉर्म होता है। तो ये हमें लो कॉस्ट डेटा ट्रांसफर ऑफर करता है बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ डेटा सेंड, यानी कितना डेटा हमने बेचा है उसके टर्म से हमें लो कॉस्ट डेटा ट्रांसफर ऑफर करेगा PSN। उसके अलावा डायल अप लाइन होता है, इसको चार्ज किया जाता है ज्योग्राफिकल डिस्टेंस के बेसिस पे और कितना टाइम हमने कॉल पे स्पेंड किया। और लीज लाइन हमें फिक्स रेट चार्ज करेगा चाहे हम कितना भी यूज़ क्यों ना कर लें। याद रखिएगा, यदि हमारा मीडियम वॉल्यूम डेटा ट्रांसफर है तो PSN सबसे कॉस्ट इफेक्टिव होता है, रिलायबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी और कनेक्टिविटी को ऑफर करता है। तो यदि कंडीशन क्या है कि फिक्स्ड मिड वॉल्यूम डेटा ट्रांसफर, याद रखिएगा, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी का देख लीजिए, ISP क्या होता है, ISP हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है इंटरनेट का। भारत में एग्जांपल के तौर पर अर्नेट ले सकते हैं, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, GIS ले सकते हैं, गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस, टाटा कम्युनिकेशन, NIC NET ले सकते हैं, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, ठीक है। ये सभी हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ISP होते हैं। कनेक्शन मेथोलॉजी की बात करें तो एक होता है ऑनलाइन कनेक्टिविटी, कुछ डेडिकेटेड इंटरनेट होते हैं, डेडिकेटेड इंटरनेट एक्सेस के लिए हमें सिग्निफिकेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए इक्विपमेंट में, और कुछ हमारा ऑफलाइन कनेक्टिविटी होता है। तो अभी तक हमने क्या देखा, डेटा कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन के अंदर डेटा का ट्रांसफर होता है अलग अलग डिस्टेंस में, अलग अलग मेथड के माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे अचीव कर सकते हैं वायर और वायरलेस मेथड के माध्यम से, हमने बहुत सारे टाइप्स देखे। ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, राइट। अब देखिए कुछ लीज लाइन का कनेक्शन दिया हुआ है। ऑनलाइन कनेक्शन का मेथड है पहला लीज लाइन कनेक्शन, ये टेरेस्ट्रियल लिंक होता है PSTN के माध्यम से, चाहे BSNL हो MTNL हो। डेटा स्पीड 64 kbps 128 kbps 2 Mbps हो सकता है। IP एड्रेस डिवाइस चाहिए, अकाउंट और सर्विस प्रोवाइडर सिस्टम चाहिए, रूटर चाहिए लोकल नेटवर्क के लिए। वीसैट कनेक्शन की बात करें तो वायरलेस कनेक्शन होता है सेटेलाइट के माध्यम से, INSAT 1A और 2A कर सकते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वीसैट विथ PS, राइट। तो देखिए यहाँ पे हमें IP एड्रेस डिवाइस चाहिए वीसैट के लिए, वीसैट विथ PS, अकाउंट ऑन सर्विस सिस्टम, रूटर फॉर लोकल नेटवर्क, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें। ऑफलाइन की बात करें तो यहाँ पे SLIP और PPP कनेक्शन का यूज किया जाता है। इसमें हमें TCP/IP इनेबल डिवाइस चाहिए और अकाउंट ऑन इंटरनेट सर्वर। ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस की बात करें तो डायल अप को इसने रिप्लेस किया। स्पीड है इसका 700 किलोबिट और हायर, हमेशा ऑन रहता है। साइमल्टेनियस इंटरनेट और फ़ोन यूजेज होता है इसमें। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट हमारा प्राइवेट नेटवर्क है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑथराइज इंटरनल यूज़र के लिए यूज होता है। देखिए दोस्तों, बात करें हम लोग एक्स्ट्रानेट की। एक्स्ट्रानेट क्या होता है कि इंटरनेट को एक्सटेंड करता है ट्रस्टेड एक्सटर्नल यूजर के लिए, इसे हम लोग रूटर और फायरवॉल के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। लैन क्या होता है, एक स्मॉल एरिया के लिए कन्फाइंड होता है, शेयर ट्रांसमिशन मीडियम होता है। लैन का जो डेटा रेंज होता है वो आप देख सकते हैं 100 Mbps से लेकर 10 Gbps का होता है।
और ये कोई भी डिवाइस डेटा एक्सचेंज को इनिशिएट कर सकता है, राइट। कोई भी डिवाइस डेटा एक्सचेंज को इनिशिएट कर सकता है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। और पॉपुलर यूजेस की बात करें तो प्रोडक्टिविटी बढ़ता है बिजनेस के लिए, गवर्नमेंट के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए और स्कूल्स के लिए। फिर हमारा आता है एक लैन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इसका बेसिक एलिमेंट है पर्सनल कंप्यूटर, इसको नोट्स कहा जाता है। तो यदि हम बात करें शेयर डिवाइस की, तो शेयर डिवाइस के अंदर हमारा फाइल सर्वर, प्रिंटर, मॉडम, स्कैनर, इन सभी को शेयर किया जा सकता है, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट लैन। फिर NIC नेटवर्क एडाप्टर में हमको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी इसे कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, राइट। और फिर दोस्तों मीडिया टैब की बात करें तो एक होता है हमारा गाइडेड मीडिया, इसके अंदर हमारा ट्विस्टेड पेयर वायरिंग होता है, कोएक्सियल केबल वायरिंग होता है, राइट। ऑप्टिकल फेवर केबल होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये सब को कहा जाता है गाइडेड मीडिया। कुछ हमारा अनगाइडेड मीडिया होता है, हमारा अर्थ के इन्वायरमेंट का न्यूट्रल पार्ट, जैसे कि माइक्रोवेव हो गया, इंफ्रारेड वेव हो गया, रेडियो वेव हो गया, ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा अब जैसे ट्विस्टेड वेयर का आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ होता है ट्विस्टेड वाला, वो देख सकते हैं आप, दे सकते हैं आप। कॉमन होता है बिजनेस नेटवर्क में STP और अनसिल्डेड RJ45 कनेक्टर, ये सभी हमारे ट्विस्टेड पेयर वायरिंग आते हैं। कुछ कोएक्सियल केबल होता है, जैसे कि कॉपर वायर विद ग्राउंडेड फीचर, इसका टाइप है थिन नेट और थिक नेट। ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये डेटा को ट्रांसमिट करता है लाइट पल्स के स्पीड से, इसको यूज किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लार्ज डेटा ट्रांसफर के लिए। लैन का बेनिफिट क्या है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, कॉस्ट सेविंग होता है, एडेप्टेबिलिटी बढ़ता है। ट्रांसमिशन मीडियम की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वेव फ्रॉम वायर केबल के माध्यम से, लाइट वेव फ्रॉम फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से, और रेडियो वेव एटमॉस्फेयर स्पेस में। रेडियो ट्रांसमिशन ऑमनी डायरेक्शनल वेव है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है जो कि पेनिट्रेशन को अफेक्ट करता है। हब क्या होता है? हब हमारे डेटा रीजनरेशन और कनेक्शन का बेसिक एलिमेंट माना जाता है, इसके अंदर कंसंट्रेटर और रिपीटर आता है। ब्रिज क्या होता है? नेटवर्क एलिमेंट को कनेक्ट करता है ताकि कॉलिजन को हम लोग कम कर सकें और थ्रूपुट को हम लोग बढ़ा सकें, इसको हब ब्रिज कहा जाता है। स्विचेस क्या होते हैं कि सेम नेटवर्क पे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग स्विच का यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि रिसोर्स शेयरिंग बढ़ता है, नेटवर्क एफिशिएंसी बढ़ता है। अब देखिए रूटर्स क्या होता है? रूटर्स क्या करता है? मल्टीपल नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करेगा, डेटा पैकेजिंग को मैनेज करेगा, रूट ऑप्टिमाइजेशन को मैनेज करेगा। एक होता है हमारा VPN के माध्यम से क्या होता है कि जो रिमोट एम्प्लॉय है वो सेफली अपने नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। IP फोन नेटवर्क क्या होता है कि कंप्यूटर और टेलीफोन नेटवर्क को कंबाइन करता है वॉइस और कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी से, यूनिफाइड कम्युनिकेशन से। जैक और पैच पैनल क्या होता है? देखिए एक होता है पैच पैनल यानी कि हार्डवेयर असेंबली, जिसके थ्रू हम लोग लैन केबल को कनेक्ट और मैनेज कर सकते हैं। इसको एथरनेट और फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है। पैच कोड का यूज करके हम लोग इंटरकनेक्शन डेवलप करते हैं, इसको हम लोग वायरिंग क्लोजेट में प्लेस करते हैं और नेटवर्क रैक से अटैच करते हैं। पैच पैनल और स्विच में यदि डिफरेंस की बात करें तो देखिए पैच पैनल जो होता है ना एक कनेक्टर की तरह काम करता है, राइट, और एक स्विच जो है क्लाइंट को इंटरनेट से कनेक्ट करता है और डेटा शेयर करता है। यदि हम बात करें नेटवर्क सिक्योरिटी इक्विपमेंट की, तो नेटवर्क सिक्योरिटी इक्विपमेंट में सबसे पहला आता है फायरवॉल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट, आप देख कुछ और नाम दिया हुआ है, फायरवॉल है, NIDS है, फिर आप देख सकते हैं उसके अलावा और क्या क्या है, उसके अलावा हमारा है HIDS, IP है। तो फायरवॉल क्या करता है कि जो हमारा अनऑथराइज एक्सेस है, फायरवॉल क्या करता है कि जो भी हमारा अनऑथराइज एक्सेस है उसे ब्लॉक करता है। इट ब्लॉक द अनऑथराइज एक्सेस और ऑथराइज कम्युनिकेशन को परमिट करता है। इसके अंदर हार्डवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है और या दोनों हो सकते हैं। और ये हमारे प्राइवेट नेटवर्क को प्रिवेंट करता है कनेक्टेड टू इंटरनेट। टाइप्स की बात करें तो एक होता है हमारा नेटवर्क लेवल फायरवॉल होता है, और एक होता है हमारा जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप सिस्को iOS ले सकते हैं, और कुछ हमारा एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल होता है। एक होता है हमारा NIDS। ये तो फायरवॉल की बात हो गई, सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत टाइटर होता है फायरवॉल के माध्यम से। अब हम बात करें दूसरा पॉइंट की, तो वो है हमारा क्या, नेटवर्क ये नेटवर्क लेवल फायरवॉल सिस्को iOS हो गया। एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल के अंदर आप कंटेंट फिल्टरिंग, ब्लॉकिंग, होस्टिंग। NIDS का फुल फॉर्म याद रखिए, नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, और HIDS होता है होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। IDS क्या करता है दोस्तों? हमारे नेटवर्क एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा, सस्पिशियस पैटर्न को आइडेंटिफाई करेगा और एडमिनिस्ट्रेटर को अलर्ट बनाएगा, ठीक है। अब यदि हम NIDS की बात करें तो ये हार्डवेयर एप्लियंस होता है या सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे डेटा पैकेट को और नेटवर्क को वाइडली एनालाइज करेगा। HIDS क्या होता है? सॉफ्टवेयर एजेंट होता है इंडिविजुअल कंप्यूटर पे जो कि स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ और फाइल चेंज को मॉनिटर करता है। IPS को क्या कहा जाता है? हमारा इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम IPS होता है, ठीक है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। देखिए NIDS में क्या हुआ, अंतर समझ में आया? हार्डवेयर एप्लियंस और सॉफ्टवेयर एनालाइजिंग डेटा पैकेट नेटवर्क वाइड। और HIDS क्या होता है? इंडिविजुअल कंप्यूटर पे होता है जो कि हमारी स्पेसिफिक एक्टिविटी और फाइल चेंज को
मॉनिटर करता है, ठीक है। इसलिए नाम रखा गया होस्ट इंट्रूजन, इसका क्या रखा गया, नेटवर्क इंट्रूजन। बस अंतर यहाँ पे समझिए, अंतर इतना ही सा है, ये नेटवर्क वाइड है और यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक एक्टिविटी इंडिविजुअल कंप्यूटर, दैट्स द पॉइंट, ये डिफरेंस है। एनआईडीएस और एचआईडीएस में सिंपल डिफरेंस है, एनआईडीएस हमारा नेटवर्क पे होता है और एचआईडीएस हमारा इंडिविजुअल कंप्यूटर पे होता है। आईपीएस की बात करें तो हमारा इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होता है आईपीएस, ये नेटवर्क सिक्योरिटी को बढ़ाता है, ट्रैफिक मॉनिटर करता है, इंस्पेक्टिंग पैकेट को इंस्पेक्ट करता है। आईडीएस से क्या डिफरेंस है कि आईपीएस एक्शन लेता है ताकि अटैक को हम रोक सकें। देखिए सिंपल सी बात है, आईडीएस आईपीएस में क्या अंतर है, आईडीएस हमारा अर्ली वार्निंग होता है सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए, डिटेक्शन को प्रिवेंट, पैसिव डिटेक्शन होता है। आईपीएस अटैक डेटा को इंस्पेक्ट करेगा, अटैक को ब्लॉक करेगा, प्रिवेंट करेगा। फॉल्स पॉजिटिव की बात करें तो लेजिटिमेट रिक्वेस्ट को थ्रेड के रूप में देखा जाता है। फॉल्स नेगेटिव क्या होता है कि थ्रेड को हम डिटेक्ट ही नहीं करते हैं। नेटवर्क सॉफ्टवेयर में एक हमारा एनओएस आता है, इसका बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है ड्राइवर जो कि लैन नोड में एडेप्टर के फॉर्म में यूज किया जाता है। एक होता है हमारा रिमोट एक्सेस सर्विस, जैसे कि डायलअप हो गया, वीपीएन हो गया, ठीक है। तो डायलअप क्या होता है हमारा, जैसे कि पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क हो गया, मॉडेम, आईएसडीएन एडेप्टर। और वीपीएन क्या होता है हमारा, सिक्योर होता है, इंटरनेट यूज करता है, कॉस्ट कम करता है। आरएस के सेटअप और मैनेजमेंट की बात करें, सबसे पहले रिमोट एक्सेस टाइप को डिसाइड कीजिए, हार्डवेयर सेटअप कीजिए डायलअप और वीपीएन सर्वर के लिए, सर्वर को कॉन्फ़िगर कीजिए, सिक्योरिटी कंसिडरेशन, परमिशन सेट करना, क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन एंड डिप्लॉयमेंट। एक होता है हमारा वीपीएन का बेनिफिट। वीपीएन का बेनिफिट क्या होता है कि हमारा लॉन्ग डिस्टेंस चार्जेस कम होता है, एनालॉग मॉडेम, आईएसडीएन केबल, डीएसएल इनको सपोर्ट किया जाता है। अब बात करते हैं कि डायलअप रिमोट एक्सेस सर्वर का सेटअप कैसे होगा। तो ये एनालॉग मॉडेम और आईएसडीएन का यूज करेगा, मल्टी पोर्ट सीरियल एडेप्टर होगा मल्टीपल मॉडेम के लिए। यदि हम वीपीएन सर्वर के सेटअप की बात करें, देखिए वीपीएन सर्वर क्या करता है कि वीपीएन सर्वर इंटरनल नेटवर्क और इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड होता है। इसमें एनआईसी चाहिए होता है कंपनी नेटवर्क के लिए और इंटरनेट कनेक्शन के लिए। ये पीपीटीपी और L2TP और आईपीसेक को सपोर्ट करता है। एक होता है हमारा वैन टेक्नोलॉजी। तो वैन टेक्नोलॉजी में कंसेप्ट आता है आईएसडीएन का। आईएसडीएन क्या होता है, एंड टू एंड स्विच डिजिटल सर्विस फॉर वॉइस, वीडियो एंड डेटा। आईएसडीएन और फ्रेम रिले को कंपेयर करें तो आईएसडीएन एसबीसी को सपोर्ट करेगा, फ्रेम रिले एसबीसी को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन कॉस्ट का यहाँ पे अंतर होता है आईएसडीएन और फ्रेम रिले में। आईएसडीएन चैनल में देखिए एक होता है हमारा बी चैनल। बी चैनल में क्या होता है हमारा 64 kbps होता है वॉइस, वीडियो और डेटा के लिए। एक होता है हमारा डी चैनल, यहाँ पे 16 या 64 kbps होता है सिग्नलिंग के लिए। आईएसडीएन के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एक होता है BRI जिसमें 2 बी चैनल और 1 डी चैनल होगा, यानी 2B + D बोलते हैं इसको, नाम होता है इसका बेसिक रेट इंटरफेस। एक होता है PRI यानी प्राइमरी रेट इंटरफेस, यहाँ पे 23B + 1D होता है। BRI की बात करें तो इंटरनेट एक्सेस के लिए कॉमन होता है, 2B + D चैनल होता है। इसमें 3 साइमल्टेनियस कॉल को सपोर्ट कर सकता है, मल्टीपल चैनल को कंबाइन कर सकते हैं, फास्टर कनेक्शन के लिए यूज होता है, इंटरनेट एक्सेस, टेलीकम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सब कुछ कर सकते हैं। वीसैट नेटवर्क सिस्टम की यदि हम बात करें तो देखिए दोस्तों, सैटेलाइट ट्रांसमिशन होगा, माइक्रोवेव रिले इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करें तो अपलिंक और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। सी बैंड में देख सकते हैं, KU बैंड में देख सकते हैं, KA बैंड में देख सकते हैं। वीसैट का एडवांटेज क्या है, 2-वे डेटा एंड वॉइस ट्रांसमिशन, हाई बैंडविड्थ फॉर डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशन। आईडीएस की बात करें तो आईडीएस क्या होता है हमारा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और आईपीएस। मैंने अभी आपको बताया था दोनों में क्या अंतर है, इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आईएसडीएन का ओवरव्यू। BRI मैंने बताया आपको बेसिक रेट इंटरफेस होता है। वीसैट का मैंने आपको बताया कि सैटेलाइट ट्रांसमिशन होता है वाइड ज्योग्राफिक कवरेज के लिए, इसका 3 फ्रीक्वेंसी बैंड होता है, C, KU और KA बैंड, ठीक है। MPLS क्या होता है, मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग, मतलब सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें नेटवर्क प्रोटोकॉल, जैसे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हो गया, TCP IP HTTP, कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, कुछ मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है। MPLS क्या करता है कि डायरेक्ट डेटा को डायरेक्ट करता है शॉर्ट पाथ लेवल से, ये IP पैकेट एक्सचेंज को सिंप्लीफाई करेगा, ISD को रिप्लेस करेगा, ATM टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करेगा। बेनिफिट है ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, VPN क्रिएशन में और बैंडविड्थ ऑन डिमांड। MPLS में स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा है, रेजिलियंस का फायदा मिलता है, करंट यूज होता है, कॉस्ट का फायदा है। SD WAN होता है हमारा सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क, वर्चुअल WAN आर्किटेक्चर है जो कि लिंक को सिक्योर करता है, सिक्योर लिंक यूजर टू एप्लीकेशन यूजिंग वेरियस ट्रांसपोर्ट सिस्टम। VLAN होता है हमारा वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क के यहाँ पे देखो एग्जांपल, जैसे WiMAX हो गया हमारा, लॉन्ग रेंज वायरलेस सिस्टम फॉर हाई स्पीड डेटा, ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है इंटरनेट को। TCP IP प्रोटोकॉल क्या होता है, मिलियन ऑफ मशीन को एक साथ कनेक्ट करता है। IP समझते हैं ना आप, इंटरनेट प्रोटोकॉल को IP बोला जाता है। तो ये कॉमन एड्रेस स्पेस होता है और ये डेटा पैकेट को रूट करता है अक्रॉस द इंटरनेट। इसके अंदर TCP आता है। TCP क्या होता है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये इंश्योर करता है कि रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन हो IP में। अब UDP होता है हमारा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये डिस्क्रीट पैकेट प्रोवाइड करेगा। लेयर की बात करें तो कुछ इसे 5 लेयर मानते हैं, लेकिन बाकी लोग इसे 4 लेयर मानते हैं, फिजिकल और नेटवर्क को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। तो TCP और OSI मॉडल को यदि कंपेयर करें तो OSI मॉडल 1980 में आया था, कंसेप्चुअल था 7 लेयर में, फिजिकल
डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। और टीसीपी आईपी में 4 से 5 लेयर होता है, डिपेंड करता है कि कॉम्बिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है फिजिकल और नेटवर्क लेयर का। इसका लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क इंटरफेस लेयर। 4 लेयर, नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कोई निमोनिक बना लीजिए याद करने के लिए। तो टीसीपी आईपी के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वेस्ट करता है और पास करता है डेटा डाउन थ्रू द लेयर, ठीक है। और प्रत्येक जो है के अंदर हेडर और फुटर ऐड होता है। डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है फिजिकल लेयर के माध्यम से, फिर उसको अप द लेयर ट्रैवल होता है ऑन रिसीविंग होस्ट। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, तो हमारा नेटवर्क का जो नोड है और कनेक्टिंग लाइन है, इसके अरेंजमेंट को हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं। 2 तरह का टोपोलॉजी होता है, एक होता है फिजिकल टोपोलॉजी जिसका एक्चुअल लेआउट बोलते हैं, और एक होता है लॉजिकल टोपोलॉजी यानी सिग्नल लेआउट। कॉमन टोपोलॉजी की बात करें तो एक होता है बस, यानी जितने वर्क स्टेशन होते हैं वो मेन केबल से कनेक्टेड है। एक होता है स्टार, सारे नोड जो है सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं। एक होता है रिंग, नोड्स को हम लोग सर्कुलर फॉर्मेट में क्रिएट किए होते हैं। एक होता है मेश, मेश के अंदर क्या होता है कि नोड को इंटरकनेक्ट किए होते हैं मल्टीपल पाथ से। एक होता है ट्री, हायरार्किकल टोपोलॉजी होता है, रूट नोड होता है, ब्रांचिंग नोड होता है, और एक होता है पॉइंट टू पॉइंट, यानी 2 इंड पॉइंट के बीच में डायरेक्ट लिंकिंग होता है। तो ये सभी को आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं लीनियर बस टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या है, कनेक्शन आसान होता है, केबल की रिक्वायरमेंट कम होती है। डिसएडवांटेज क्या है, नेटवर्क शट डाउन हो जाएगा, कहीं भी मेन केबल ब्रेक हुआ तो पूरा इंटरनेट शट डाउन, टर्मिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। स्टार टोपोलॉजी का एडवांटेज है कि इंस्टॉलेशन आसान होता है, डिसरप्शन नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई डिवाइस, आपने किसी डिवाइस को हटाया या कनेक्ट किया तो आपका नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होता है। फॉल्ट डिटेक्शन आसान होता है स्टार टोपोलॉजी में। लेकिन डिसएडवांटेज है कि केबल बहुत ज़्यादा हो जाता है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर, यदि हब स्विच या कंसंट्रेटर फेल कर गया तो सारा कनेक्टेड नोड्स डिसेबल हो जाएगा, और खर्चा भी ज़्यादा होता है हमारा इसमें स्टार वाले में। रिंग में क्या है, ऑर्गेनाइज नेटवर्क होगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, कोई सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है, इक्वल एक्सेस है। लेकिन डिसएडवांटेज रिंग का क्या है कि डेटा ट्रांसमिशन स्पीड बहुत स्लो होता है एज कम्पेयर टू स्टार, और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर के कारण रिंग में दिक्कत आ जाएगा, केबल पे डिपेंडेंसी बढ़ जाता है, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होता है। मेश टोपोलॉजी का एडवांटेज है कि रेजिलिएंट नेटवर्क होता है, स्केलेबल है, हाई ट्रैफिक को हैंडल करता है। लेकिन डिसएडवांटेज है कि कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट है। ट्री टोपोलॉजी में पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग है, वेंडर सपोर्ट है। लेकिन डिसएडवांटेज है कि सेगमेंट का लेंथ का लिमिटेशन है, और बैकबोन फेलियर हो गया, यदि बैकबोन लाइन ब्रेक हुआ तो इंटायर सेगमेंट डाउन हो जाएगा। तो एक होता है लॉजिकल वर्सेस टिपिकल टोपोलॉजी। तो लॉजिकल या सिग्नल टोपोलॉजी क्या होता है कि हमारा पाथ का नेचर क्या है, जो कि सिग्नल फॉलो करे नोड टू नोड। और फिजिकल टोपोलॉजी एक्चुअल ज्योमेट्रिक लेआउट होता है नेटवर्क का। आईपी एड्रेस क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है प्रत्येक नोड के लिए किसी आईपी नेटवर्क में। जैसे IP4 एड्रेस की बात करें तो एक 32 बिट का बाइनरी नंबर होता है जो कि 4 डेसिमल वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 192.168.0.1, ठीक है। तो ये हमारा IP4 एड्रेस है। IP6 एड्रेस 128 बिट एड्रेस होता है जो कि हमें सिग्निफिकेंटली लेटर एड्रेस प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप IP एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, जैसे ये देखिए IP एड्रेस है, इसको हम लोग बाइनरी फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी तरीका होता है कन्वर्टिंग, ये हमारा आईपी एड्रेस को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो आईपी एड्रेस के अंदर नेटवर्क पार्ट होता है जो कि नेटवर्क को आइडेंटिफाई करेगा, एक नोड पार्ट होता है जो कि हमारे नेटवर्क में नोड को आइडेंटिफाई करेगा। तो इन दोनों पार्ट का डिवीजन हम लोग एड्रेस क्लास और सबनेट मास्क के माध्यम से डिटरमाइन करते हैं। IP4 और IP6 में डिफरेंस को याद रखिए। IP4 32 बिट का एड्रेस यूज करता है, IP6 128 बिट का एड्रेस यूज करता है। IP4 में अप्रॉक्सीमेट 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस होते हैं, और IP6 में बहुत ज़्यादा लार्ज एड्रेस स्पेस होता है। IP4 के एड्रेस क्लास की बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। क्लास डी और क्लास ई क्लास डी रिजर्व होता है मल्टीकास्ट के लिए, और क्लास ए रिजर्व होता है फ्यूचर यूज़ के लिए। तो उसको हम लोग बेसिकली IP4 एड्रेस को डिवाइड करते हैं क्लासेस में, और एड्रेस स्टार्ट होता है 127 से, उसको लूप बैक और इंटरनल टेस्टिंग के लिए रिजर्व किया जाता है। और देखिए कुछ नेटवर्क का नोड पार्ट है क्लास ए का देख सकते हैं, क्लास बी देख सकते हैं, क्लास ए देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कुछ प्राइवेट एड्रेस होता है जो कि प्राइवेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है। सबनेटिंग क्या होता है, सबनेटिंग एक नेटवर्क को छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड करता है। ये यूजफुल होता है ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए और सिक्योरिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। जैसे कि हमें पता लगाना है कि आईपी एड्रेस का कौन सा पार्ट जो है नेटवर्क पार्ट है, कौन सा पार्ट हमारा नोड पार्ट है। तो ये एक 32 बिट का नंबर होता है। नेटवर्क बिट को रिप्रेजेंट किया जाता है 1S के द्वारा, नोड बिट को रिप्रेजेंट किया जाएगा 0S के द्वारा, राइट। तो ये हमारा पार्ट है। अब देखिए कुछ यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इतना डिटेल में नहीं हमें जानकारी लेना है। अब एक हमारा क्लासिकल इंटर डोमेन रूटिंग होता है, तो CIDR बोला जाता है। CIDR क्या करता है, इसने क्लासिकल नेटवर्क डिज़ाइन को फ्लेक्सिबल एलोकेशन और रूटिंग से रिप्लेस किया यूजिंग VLSM। VLSM क्या होता है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। इसका एडवांटेज क्या है, स्केलेबिलिटी बढ़ा हमारा, और IP एड्रेस के स्पेस का एफिशिएंट यूज बढ़ा। IP6 एड्रेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, 128 बिट होता है, 16 ऑक्टेट। आपको इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि हमारा जो IP4 का लिमिटेशन है उसको एड्रेस करने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एड्रेस का क्या लिमिटेशन है, किस प्रकार का डिफरेंसेस हैं, हेडर साइज कैसा होगा, क्या क्या रूटिंग होगा, सिक्योरिटी फीचर क्या है। तो ये था हमारा कंप्लीट मॉड्यूल, एक डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर ITDB, दैट इज इंटरनेट बैंकिंग
and in digital banking and in information technology. So hopefully you enjoy the session, and if you want such type of PDF, please WhatsApp me on number shown on the screen. Thank you.